हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और मैं आप लोग के लिए आज क्या लेके आया हूं। पिछली क्लास में कहां छोड़ा था वहीं से चालू करेंगे। तो जहां तक मुझे याद है पिछली क्लास में अपन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे थे, उसका पार्ट 2 खत्म कर लिया था। क्या खत्म कर लिया था अपन ने? पार्ट 2। वहां पे भी अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 25 तक निपटा चुके थे। आज अपन को आगे से देखना है। बहुत लंबा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो लेकिन मजा भी तो आ रहा है, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो समय तो लेगा, और आप तो मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, आपको समय का पता बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। और आई होप आपने 25 क्वेश्चंस तक पूरे कर लिए होंगे, और कुछ लोगों ने आगे के भी ट्राई करने की कोशिश की होगी। शायद कुछ क्वेश्चंस हो भी गए होंगे और कुछ अगर नहीं होंगे तो बस मैं बैठा हूं। आप टेंशन मत लीजिए, बने रहिए मेरे साथ, अभी आपको एक नंबर में सारी चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3, जिसमें अपन आज एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आ जाइए फटाफट जल्दी। तो मिलते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी रीड करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने ये क्वेश्चन किया? किसी को तो ये लगा होगा यार 25 क्वेश्चन तक हो गए हैं तो 26 वाला ट्राई तो करें। किया किसी ने? पक्का आया किसी का आंसर? जरा मुझे बताना किस किस का आंसर आ चुका है, मैं भी तो देखूं, फिर मेरा आंसर आएगा ही, अपन मैच कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो फटाफट जरा मैसेज करिए, कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या आया आप लोग का। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं अपन आगे सॉल्यूशन पे। क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस। अब बात से भी आती है, सर पहले तो अपन रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, अगर रिएक्शन को अपन बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो अपन दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। H2 प्लस O2 गैस H2O, यही रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? पक्की बात है ना, H2 प्लस O2 गैस H2O, यही अपनी क्या होगी? मेन रिएक्शन होगी। चलिए बैलेंस कर लें, जल्दी बताओ बैलेंस में क्या होने वाला है। अच्छा सर यहां 2 आ जाएगा, यहां पे भी 2 लगा देते हैं। अब होगी क्या नहीं होगी? क्योंकि ऑक्सीजन 2 थे तो इसलिए मैंने यहां 2 लगाया, यहां 2 लगाया तो 2 2 जा 4, तो इसको भी अपन को 4 करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, आपको 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन का दे दिया है और 5 वॉल्यूम किसका दे दिया है? ऑक्सीजन का दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है H2O कितना बनेगा। तो अब आप खुद समझ जाइए, सर 2 डाटा दे दिए, 2 डाटा अपन को दे दिए, और अगर अपने पास 2 डाटा आ चुके हैं तो डेफिनेटली अपन को क्या करना पड़ेगा? क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज चिल्लाओ। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो पहले तो यह पता लगाइए हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है कि ऑक्सीजन। उसी की मदद से अपन किसको निकालेंगे? वाटर को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? वाटर को। चलिए तो इसकी पहले मैं एक नॉर्मल लाइन लिख लूं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ क्या बनाता है? वाटर बनाता है। क्या बनाता है? 2 मोल ऑफ वाटर। हमने कहा अच्छी बात है, ठीक है, तो अपन को फाइंड आउट करना है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड करना है अपन को? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए पहले रेशियो ले लेते हैं। किस किस का रेशियो लेंगे अपन? मोल रेशियो। मोल रेशियो किस किस का लेना है जरा ध्यान से देखो जरा। मोल रेशियो में लेंगे अपन हाइड्रोजन, और किसका रेशियो लेने वाले हैं? ऑक्सीजन का। ठीक है, अब आप ध्यान से देख के बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने मोल है सर? 1। बहुत समझ पा रहे हैं? मतलब फाइनली रेशियो क्या है? 2:1। क्या रेशियो सर? 2:1। अब यहीं पर एक लाइन समझना, एक लाइन समझेंगे, मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। बात समझ पा रहे हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, तब जाके बनता है 2 मोल ऑफ वाटर। यही होता है क्या नहीं होता है? अच्छा सर मैं मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करके चलूं क्या? क्यों सर, क्या दिक्कत है? मैंने कहा भाई क्योंकि क्वेश्चन मुझे वॉल्यूम में पूछा है। किस में पूछा है? वॉल्यूम में। मतलब जैसे मोल है वैसे ही मैं उसको वॉल्यूम मान लेता हूं। मतलब जैसे यहां 2 मोल है तो मैं इसको 2 वॉल्यूम मान लूं, इधर 1 मोल है तो उसको 1 वॉल्यूम मान लेता हूं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर ठीक है कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को कितना लगेगा?
एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? मतलब अगर हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम है तो उसको ऑक्सीजन कितना लगने वाला है? 1 वॉल्यूम लगने वाला है। क्या आपको 2 वॉल्यूम का निकालना है? नहीं सर, तो मैंने कहा यूनिटरी लगाओ जरा। क्या लगाओ? यूनिटरी। मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन लगेगा? तो भैया 2 डिवाइड में जाएगा, मतलब 1/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। मतलब हाइड्रोजन के अगर 1 वॉल्यूम को रिएक्ट करना है तो उसको ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम चाहिए? 1/2। लेकिन क्या आपको 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है? नहीं, हमारे पास तो कितना दिया हुआ है, जरा देखिए इधर पे, 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन है। तो अगर 1 के लिए आधा लग रहा है तो 10 के लिए कितना लगेगा सर? मैंने कहा इंटू कर दीजिए। जब आप इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? जरा देखिए क्या हुआ कि 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अगर आपके पास है तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 5 वॉल्यूम। कितना चाहिए? 5 वॉल्यूम। मतलब अगर आपके पास 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है तो कितनी खपत होने वाली है ऑक्सीजन की? 5 वॉल्यूम। कितनी होने वाली है? 5 वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम दिया हुआ है देखो जरा, डाइहाइड्रोजन एंड गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम। ओ माय गॉड, उनने दिया 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन, ये रहा 10 वॉल्यूम, और उनने कितना दे दिया? डाइऑक्सीजन 5 वॉल्यूम, जितना मुझे चाहिए था। मतलब 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना रिक्वायरमेंट था? मुझे 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और उसने उतना ही दिया है। मतलब पूरा का पूरा 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और पूरा का पूरा 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है। जब कुछ भी नहीं बच रहा है तो यहां पर ना तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है ना तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन में नो लिमिटिंग रिएजेंट इन्वॉल्व है। नो लिमिटिंग रिएजेंट इन्वॉल्व। ठीक है, इस रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो मतलब अब आप वाटर को किसी से भी निकाल लो, चाहो तो हाइड्रोजन की मदद से निकाल लो, चाहो तो ऑक्सीजन की मदद से निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन पहले आपको फाइंड आउट जरूर करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि 2 डाटा दिए हुए थे, लेकिन पता ये चला कि जो उनने मैटर हमें दिया था, जो डाटा दिया था, वो टोटली ऐसा डाटा था कि दोनों आपस में कंबाइन होके पूरा खत्म हो गए। जब पूरा खत्म होके गायब हो गए तो भैया कुछ बचा ही नहीं, और जब कुछ बचा ही नहीं तो कुछ फालतू है ही नहीं, जब कुछ फालतू है ही नहीं तो कोई लिमिटिंग भी नहीं है। मतलब दोनों के खत्म होने पे ही रिएक्शन रुकेगी। तो किसी की मदद से भी आप लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि वाटर का क्या आने वाला है। और मुझसे आगे चल रहे हैं ना लोग बाग, कसम याद है पिछले लेक्चर में दी थी मैंने, किसकी? बाबू सोना की। ठीक है, जिनके नहीं है उनके आने वाले बाबू सोना की। ठीक है, तो पॉइंट ये समझिए कि भैया मुझसे आगे करते हुए चलना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर निकाल के दिखाता हूं वाटर, फटाक से जल्दी करिए। चलिए, तो नोट डाउन हो गया है, रिमूव कर दूं इसको मैं। चलिए आ जाइए। तो सर क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है आप लोग के आंसर्स आ गए होंगे। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन अभी हुआ नहीं, बस हमें यह पता चला है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कोई भी नहीं है, मतलब किसी से भी निकाल लो। तो अपनी रिएक्शन क्या थी? H2 + O2 गिव्स H2O। बैलेंस करिए जल्दी, यहां 2 था और यहां भी 2 था। आप बोलो किससे निकालूं मैं, हाइड्रोजन से कि ऑक्सीजन से? क्योंकि दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। आप बोल दीजिए, जो आप बोलोगे मैं वो कर लूंगा। हाइड्रोजन से? ओके, तो हाइड्रोजन से निकाल लेते। तो आ जाइए फिर से, मोल रेशियो। ठीक है, आ जाओ। किस किस का लेंगे अपन? हाइड्रोजन का और वाटर का। चलो बताओ मुझे, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? 2। तो 2:2। बात समझ रहे हैं? 2:2। मतलब अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो वो कितना वाटर तैयार करेगा? 2 मोल ऑफ वाटर तैयार करेगा। क्या बोला मैंने? अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप ले रहे हैं तो कितना वाटर बना के देगा वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ? 2 मोल वाटर बना के देगा। ठीक है, मैंने फिर वही बोला, मैंने कहा मोल को क्या मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं? हाँ सर, अभी तो आपने लिखा था तो क्या ही बात हो रही है, आप लिख तो वही रहे, बस मोल को हटा के वॉल्यूम ले आ रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। क्या लिख सकता हूं? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन reacts with oxygen to form 2 volume of
वाटर। कोई दिक्कत? क्लियर है कि दो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कितना वॉल्यूम बताते हैं वाटर का? कितना बनाते हैं? दो वॉल्यूम बनाते हैं। कितना बनाते हैं? दो। मैंने कहा क्या दो है आपके पास? नहीं। तो सर पहले एक वॉल्यूम में चेक कर लो, मतलब वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यूनिटरी, तो ये टू का चला जाएगा नीचे, मतलब हो जाएगा 2/2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही होगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब कि जब आप हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर कितना बनता है? एक वॉल्यूम। लेकिन क्या आपको एक वॉल्यूम निकालना था? नहीं सर, हमें तो 10 वॉल्यूम में पता करना है कि अगर हाइड्रोजन 10 वॉल्यूम होगा तो वाटर कितना बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है ना, एक वॉल्यूम का जब एक वॉल्यूम बनता है तो 10 वॉल्यूम का कितना बनता है, ये आप मुझसे अच्छे से जानते हो। तो 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि आपका कितना वाटर तैयार होगा इस रिएक्शन में? 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर तैयार होगा। कितना तैयार होगा? 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर तैयार होगा। कब? जब आपके 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे किससे? 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से। तो कितना पानी, कितना वाटर वेपर तैयार होगा? 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर तैयार होगा। ये रहा आपका आंसर। तो अब बताइए, जिन लोगों ने क्वेश्चन चालू होने से पहले सॉल्व किया था, क्या उनका आंसर यही आया था 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर? या फिर जो मेरे साथ कर रहे थे, मुझसे आगे थे, क्या उनका भी यही आया था 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर? या फिर जब लिमिटिंग रिएजेंट मैंने बता दिया था उसके बाद मुझसे तेजी से आगे निकल गए थे, क्या उनका भी आंसर आया था 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर? अगर आया था तो आप सब लोग एकदम सही है, बोले तो झकास एकदम। और जिनका कहीं गलत आया है प्लीज एक बार देखिए कि कहां गलती हुई थी और फिर उसको सही करने की कोशिश करिए। फटाफट नोट डाउन करेंगे क्योंकि अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। जल्दी चलिए, तो नोट डाउन तो हो चुका होगा, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए आइए फटाफट जल्दी 27 पे क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। किसमें करना है सर? बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स मतलब जो उनकी मेन यूनिट्स होती है उनको अपन बेसिक यूनिट कहते हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है 28.7 पिकोमीटर। क्या दिख रहा है आपको? 28.7 पिकोमीटर, तो इसको मीटर में करना होगा। 15.15 माइक्रो सेकेंड्स, तो इसको सेकेंड्स में करना होगा। और 25365 मिलीग्राम, इसको किलोग्राम में करना होगा। किसमें करना होगा सर? किलोग्राम में। तो देखिए एक एक करके फटाफट सॉल्व करते हैं एकदम बहुत तेजी में। और जिनको आ गया है, जिनको समझ में आ गया क्या करना है, जिनने मेरे लेक्चर्स के एब्रिविएशन देखे थे वो मुझसे पहले सॉल्व करेंगे और अब भी करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाइए चालू, फटाफट देखते हैं कौन जीतता है। आ जाइए। सबसे पहले तो याद रखिए 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -12 मीटर। यही होता है क्या नहीं होता पिकोमीटर? हाँ सर यही होता है। तो बस इसको कितने आसानी से करने वाले, देखिए जरा इधर पे आ जाइए। 28.7 पिकोमीटर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? अब इस पिकोमीटर को काय में बदलना है? मीटर में। तो भैया हम जानते हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12। तो देखिए 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। बस खत्म हो गया ना सर, पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल। 28.7 इंटू 10 की पावर -12, बस कितना आ गया? 28.7 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। हुआ क्या नहीं हुआ? अब इसमें एक और चीज देखिए सर, इस पॉइंट को मैं पीछे ले जा सकता हूं एक डिजिट के पास, तो ये हो जाएगा 2.87। होगा क्या नहीं होगा? और एक पॉइंट पीछे आया, पीछे की तरफ आया तो +1 होगा, तो -12 + 1 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -11 मीटर। तो ये देखिए आपका आंसर यही है। बस खत्म पहला वाला। क्या टफ था? कुछ भी नहीं, बस आपको यह पता होना चाहिए पीको का मतलब क्या होता है। पीको का मतलब 10 की पावर -12 मीटर। फटाफट नोट डाउन करेंगे जल्दी। यहां पर हो गया, ठीक। अगले वाले पे आते हैं, आ जाइए। 15.15 या 15 माइक्रो सेकेंड्स। अब माइक्रो का क्या मतलब होता है पहले वो समझ लेते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10 की पावर -6 सेकेंड्स। ठीक है, तो माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6। अगर आपको यह पता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फट से। देखिए आ जाइए 15.15 माइक्रो सेकेंड्स, ये लिखा। 1 माइक्रो सेकेंड कितना होता है? 10 की पावर -6 सेकेंड्स। देखिए माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, कितना बचा?
15.15 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड्स, है कि नहीं? फिर से एक काम करिए, इस पॉइंट को पीछे ले जाइए एक डेसिमल पे, तो कितना हो जाएगा 1.515 इंटू 10 की पावर -6, पीछे पॉइंट आया तो +1 होगा, तो -6 + 1 कितना होता है? -5। कितना होता है? -5 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? कितना आसान था, फटाफट नोट डाउन करेंगे जल्दी। सर आपको बस याद रखना है कि कन्वर्जन क्या है, क्या कन्वर्ट करना है, बस बाकी का आप फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया? क्लियर है? पक्का ना? चलिए नेक्स्ट वाला आते हैं। इधर क्या दिया हुआ है सर? मिलीग्राम। क्या दिया हुआ है? मिलीग्राम। ये आपको पता होना चाहिए, अगर मिलीग्राम नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। अब मिलीग्राम को पहले ग्राम में ले जाएंगे और फिर ग्राम से अपन काय में लेके जाएंगे? किलोग्राम में। ठीक है, तो आ जाइए, देखिए 25365 मिलीग्राम है, पहले मिलीग्राम को काय में ले जाएंगे? ग्राम में। तो भैया 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। देख लीजिए, या ये भी बोल दो 1000 मिलीग्राम मिलके कितना बनाते हैं? 1 ग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1 ग्राम। तो ये हो गया। अब ग्राम को काय में करेंगे? किलोग्राम में। तो भैया आप जानते हो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, बस खत्म। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल। अब देखो क्या बच रहा है, यहां पर देखो 25365 यही बचा, और नीचे 1000 है। ठीक है, और क्या है? ऊपर लिखा हुआ है केजी, तो केजी में आ गए, और फिर से नीचे एक और 1000 है क्या नहीं है? अब अगर आप ध्यान से सोचिए तो इस 3 पॉइंट के वजह से, है ना, अगर देखिए इसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए बस सीधे, क्या लिखूं? 25365 यही है क्या नहीं है? 2536 नहीं, ये 2 नहीं है, क्या है? 25365 यही है। चलो अब देखो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 6, मतलब 10 की पावर 6, ऊपर आके 10 की पावर क्या हो जाएगा? -6 होगा क्या नहीं होगा? अब अपन जानते हैं पॉइंट यही होगा, इस पॉइंट को कहां ले जाना है? 2 के पास। क्यों ले जाना है? क्योंकि सर एक डेसिमल में देना है, तो हो जाएगा 2.5365 यही होगा क्या नहीं होगा? कितने पॉइंट पीछे गए? 1 2 3 4, और 4 पॉइंट पीछे गए तो पावर किस में आती है? प्लस में। किस में आती है? प्लस में। तो जब प्लस में आएगी तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 + 4, -6 + 4 कितना होता है? -2। तो 10 की पावर -2, और यूनिट तो आई चुकी थी केजी में, तो देख लीजिए सर यही आपका आंसर है, और यही यहां लिखा हुआ है। देखिए फटाफट जल्दी, सेम आंसर। तो बस आपको यह पता होना चाहिए सर कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पिकोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो क्या क्या होता है? पिको का मतलब कितना होता है, इधर माइक्रो का मतलब क्या होता है, और इधर पे मिलीग्राम जो था, मिलीग्राम का मतलब क्या होता है। और बेसिक यूनिट्स में जाना था तो पिकोमीटर को मीटर में, माइक्रो सेकंड को सेकंड में, मिलीग्राम को ग्राम में, और ग्राम से किलोग्राम में। बस खत्म, कुछ नहीं था, एकदम ये बोलो ना लुल्लू सा क्वेश्चन था। और ऐसे अपन कई सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए तो रिमूव करते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? अब देखने वाले कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाइए। और ये क्वेश्चन मुझसे ज्यादा जल्दी आपका होना चाहिए। आपको ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, कि इन चारों में सबसे ज्यादा एटम किसके अंदर पाए जाएंगे। हमने कहा ठीक है सर निकाल देंगे, लेकिन एटम तो हमें पता तो ऐसे नहीं चल पाएगा, पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बोलो बोलो, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में। क्योंकि अगर इन चारों को मैं किस में कन्वर्ट कर लूं? मोल में, तो फिर मैं जानता हूं कि भैया एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर सर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बात समझ पा रहे हैं? तो पहले सबको उठा के काय में कन्वर्ट करिए? मोल में। और मोल का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, बहुत दिन तक हमने मोल मोल अनमोल अनमोल रिलेशन खेला है, और उसमें हमने देखा था कि मोल का फॉर्मूला होता था गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर एलिमेंट की बात करते हो तो नीचे आ जाता था भैया मोलार एटॉमिक वेट, आता था कि नहीं आता था, या ग्राम एटॉमिक वेट, जो भी हम जानते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से अपन को हर एक के क्या निकालने पड़ेंगे? मोल, और फिर उस मोल से अपन काय में कन्वर्ट कर देंगे उसको? भैया किस में कन्वर्ट कर देंगे? जल्दी बोलो, किस में? एटम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट आते हैं और एक एक करके निकालना चालू करते हैं। और ये तो मेरे हिसाब से आप सबको पता ही होगा, तो इसको मैं अगर हटा भी दूं तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। करें चालू?
पक्का, एक एक करके। चलिए तो आ जाइए जरा फटाक से। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गोल्ड की। तो भैया गोल्ड के मोल्स निकालने, ठीक है। अब गिवन वेट कितना दिया हुआ है? पहली बात तो ये बताइए, गिवन वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, ये रहा, और डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय वेट कितना होता है गोल्ड का? कोई बताएगा? कोई भी, जिसको भी पता हो लिखिए तो एक बार जरा, मैं भी तो देखूं गोल्ड का वेट किस किस को पता है। एटॉमिक वेट क्या होता है गोल्ड का? ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है गोल्ड का? जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कौन मुझसे पहले लिखता है। 197 क्या होता है? 197। तो ये आपके आ गए मोल्स। क्या आ गए सर? मोल्स। ये क्या आ गए? मोल्स। अब अपन जानते हैं मुझे क्या निकालने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। क्या निकालने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स। तो मुझे पता है कि भैया एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? भैया कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं क्या नहीं होते हैं? चलिए तो मुझे ये बताना है कि अगर मैं यहां पर आपको बोलूं एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यही होते हैं क्या नहीं? और आपके मोल्स कितने आए? 1/197, यही आए क्या नहीं? तो 1/197 मोल के लिए अगर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 197 एटम्स। तो इतने एटम्स पाए जाएंगे किसके अंदर? गोल्ड के अंदर। किसके अंदर पाए जाएंगे सर? गोल्ड के अंदर। और अच्छे से लिख देते हैं इसको, 1 मोल ऑफ गोल्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात जो भी हुई है ये किसके लिए हुई है? गोल्ड के लिए हुई है। किसके लिए हुई है? गोल्ड के लिए। मतलब गोल्ड के अंदर कितने एटम पाए जाएंगे सर? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 197, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया था पहले। तो ये मोल्स आ गए। किसके मोल्स आए? मोल्स ऑफ गोल्ड। 1/197, और एक मोल में इतने होते हैं तो भैया इतने में कितने मोल होंगे? भैया इंटू कर दिया, बस बात खत्म, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड, कौन है? सोडियम, ठीक है। क्या है? सोडियम। तो भैया सोडियम का निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? गिवन वेट कितना है? 1। एटॉमिक वेट कितना होता है इसका भैया? 23, 1/23, यही होता है क्या नहीं? आगे आइए। अब हम जानते हैं एक मोल ऑफ सोडियम के अंदर कितने एटम्स होते हैं? जल्दी बोलेंगे। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, यही होते हैं क्या नहीं होते हैं? और आपको कितने के अंदर निकालने? जो आपके मोल्स आए, मतलब 1/23 मोल्स ऑफ सोडियम के अंदर कितने होंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटू कर देंगे। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 23 एटम्स ऑफ सोडियम। मतलब सोडियम के अंदर कितने एटम्स होंगे? ये लिखे हुए, ये जो दिख रहे हैं ये आपके किसके हैं? सोडियम के हो गए। किसके हो गए? सोडियम के। अगला आ जाइए, अगला कौन है सर? लिथियम। तो आ जाते हैं मोल्स ऑफ लिथियम। फॉर्मूला नहीं बदलता कभी, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही लेना है भैया। कितना है? 1। लिथियम का मास कौन बताएगा भैया? 7। कितना होता है? 7। तो ये किसके मोल्स आ गए? लिथियम के मोल्स आ गए। बस फिर वही लाइन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 1 मोल ऑफ लिथियम के अंदर कितने एटम्स होंगे सर? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ लिथियम। क्या है? एटम्स ऑफ लिथियम। अब आपको 1 मोल में थोड़ी निकालना है, आपको कितने मोल में निकालना है? 1/7 मोल ऑफ लिथियम में पता करिए। तो भैया कुछ नहीं, इंटू कर दीजिए। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1/7, मतलब डिवाइड में ही रहेगा 7। तो भाई इतने एटम्स ऑफ कौन आ गया है? लिथियम आ गया। कौन आ गया सर? लिथियम आ गया है, ठीक है। ये समझ में आया। अगर मैं बात करूं गोल्ड के एटम्स, किसकी बात करूं मैं? एक मिनट रुकेगा, कुछ अच्छा कलर उठा ले एक। ये गोल्ड के एटम्स है। किसके एटम्स है ये? गोल्ड के, फर्स्ट वाले के। ये किसके एटम्स है? सोडियम के एटम्स है, ये डब्बा जो बना रहा हूं, ठीक है। फिर नीचे वाले में देखिए, ये किसके एटम्स है? ये लिथियम के एटम्स है। किसके एटम्स है? लिथियम के। अभी एक के बाकी है जिसका नाम है क्लोरीन, उसको वहीं निकाल लेते हैं। आ जाइए, क्लोरीन को यहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए
क्लोरीन को अपन यही सॉल्व कर लेते हैं, आ जाइए। सबसे पहले निकालना है सोडियम का, क्लोरीन के मोल्स। क्या निकालना है सर? क्लोरीन के मोल्स। क्लोरीन के मोल्स कितने होंगे? वही गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो आ जाएगा 1। अच्छा, क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5, लेकिन यहां पर देखिए Cl2 है तो इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 71। ये आ गए मोल्स ऑफ क्लोरीन, मोल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, चलिए तो अब निकालने वाले हैं भैया, हम जानते हैं 1 मोल ऑफ क्लोरीन में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सर, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ये तो क्या हो गया आपका? डायटोमिक गैस हो गई, गैस हो गई ना भाई, डायटोमिक गैस हो गई Cl2 वाला। ठीक है, क्या हो गया? Cl2 गैस हो गई। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं 1/71 में निकालिए, 1/71 मोल ऑफ क्लोरीन की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा क्या? नहीं होगा? 23 अपॉन कितना हो जाएगा सर? 71। कितना हो जाएगा? 71। और एक बात समझिए पहले, क्लोरीन जो है ये अब हो चुका है एक मॉलिक्यूल। क्या हो चुका है? क्लोरीन एक मॉलिक्यूल हो गया। अगर सिंगल होता तो वो एटम होता। तो ये जो रिजल्टेंट आया ये क्या आए सर? मॉलिक्यूल्स आए। क्या आए सर? मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं एक मॉलिक्यूल को पकड़ के निकालूं तो कैसा दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 2। तो इतने में कितने होंगे? इंटू 2 कर दीजिए बस। क्या कर दीजिए? इंटू 2। क्या कर दीजिए? इंटू 2। तो ये जो अब आए हैं ये एटम्स आए किसके? क्लोरीन के। किसके एटम्स आ गए? क्लोरीन के। लेकिन उसने हमसे 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन की बात करी थी। क्या बात करी थी? 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन की। तो ये हमने उसका निकाल दिया है। तो भैया अगर इधर मैं फाइनली बात करूं, इसको भी एक अलग उससे लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं। ये देखिए, ये किसके एटम्स हो गए? क्लोरीन के। ये किसके एटम्स हो गए? लिथियम के। ये किसके एटम्स हो गए? सोडियम के। और ये किसके एटम्स हो गए सर? गोल्ड के। अब बात समझिए, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि 2 क्यों किया है सर, क्योंकि Cl2 हो गया था। Cl2 एक मॉलिक्यूल हो गया, तो ये जो आया था ये मॉलिक्यूल्स आए थे। और हम जानते हैं एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स थे, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो इंटू 2 कर दिया। क्या कर दिया? इंटू 2 कर दिया। ठीक है, अब बात को समझना सर, अगर आप सब में ध्यान से देखो तो एवोगैड्रोस नंबर सब में सेम है क्या नहीं? एवोगैड्रो 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 एवोगैड्रो। ठीक है, आपने एक मैथमेटिक्स की ट्रिक पढ़ी है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आपकी वैल्यू छोटी आएगी। पक्की बात है ना? डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तो ऊपर वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी? छोटी। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि देख लीजिए आपके पास लिखा है 1/5। रुकिए 1 मिनट बस, आपके पास क्या लिखा हुआ है? 1/5। और यहीं पर आपके पास लिखा है 1/10। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर का नंबर तो सेम है, लेकिन इधर 5 था और इधर क्या था? 10 था। तो डेफिनेटली ये डिनोमिनेटर जो है ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो जब इसका रिजल्टेंट आंसर जो आएगा वो इस वाले आंसर से क्या होगा? कम होगा। मतलब इसका आंसर आएगा लेस और इसका आंसर आएगा मोर। बात समझ पा रहे हैं? मतलब अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू कैसी होती है? छोटी होती है। और अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर कैसा आएगा? बड़ा आएगा। तो मतलब इसमें आप सब में बस एक फोकस करिए, ऊपर का नंबर तो सब में सेम है, दिक्कत किसकी है? नीचे वाले नंबर की। इसमें क्या दिया है? 197, ह्यूज नंबर। इसमें कितना दिया? 23। इसमें कितना दिया? 7। इसमें कितना दिया? 71। लेकिन इस 2 को भी नीचे डिवाइड लगा देना तो ये हो जाएगा 35.5। कितना हो जाएगा? 35.5। मुझे बस ये बताइए सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? मैंने कहा सबसे छोटा डिनोमिनेटर मेरे को एक ही दिख रहा है सर, 7। मतलब जब ये ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा तो उतना ज्यादा वैल्यू को छोटा नहीं करेगा जितना 197 करेगा, जितना 23 करेगा और जितना यहां पर 35.5 करेगा। तो सबसे सही आंसर, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी? लिथियम की। तो इसका आंसर जो है वो है लिथियम। कौन है सर? लिथियम। मतलब लिथियम के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे 1 ग्राम के अंदर। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि सर एक तो छोटा है ना, उसके एटम का वेट ही कितना है? अपन देखें तो एक एटम का वेट बहुत छोटा होगा, क्योंकि अपन ने देखा उसका मॉलिक्यूलर मास छोटा है। क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास छोटा है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैसे होंगे? ज्यादा होंगे 1 ग्राम के अंदर। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो यहां पर क्या था? हमने सबका निकाल लिया। आप चाहते तो हम सबके एक एक करके एटम्स निकालते, तो अपन फंस जाते। वो काम आपका है, पूरा डिवाइड करके एटम निकालना 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 है। मैं नहीं करेगा, तुम लोग तो हर चीज मेरे सर पे रख दे, तो आप ही करो।
क्यों करो, तुम भी तो करो, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सिंपल सी टेक्निक लगाई कि भैया जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी आती है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है। तो वो किसका दिख गया मुझे, लिथियम का। बस आप लोग का काम है कि भैया सबकी वैल्यू निकालेंगे और लिथियम की वैल्यू क्या आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ज्यादा आ रही है कि नहीं, ज्यादा तो आएगी, और मुझे किस में चाहिए, कमेंट सेक्शन में, कि कितनी आ रही है। सोच लेना, देख रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी आइए। चलिए तो नोट डाउन हो गया है, हटाते हैं इसको और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। और थोड़ा फास्ट करेंगे, मुझसे तेज करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में भी। चलिए करें चालू। हाँ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। वाटर के अंदर किसको डाल दिया गया है, इथेनॉल को। इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। पहले तो ये लिख लीजिए, मोल फ्रैक्शन दे दिया, किसका दे दिया सर, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दे दिया है। कितना दे दिया है सर अपन को, 0.040। और बोला है डेंसिटी आप ले लेना वाटर की कितनी, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 लेने को बोला है ना, देखो लास्ट लाइन में लिखा है द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, बस और कुछ नहीं। और पूछा क्या है आपसे, मैंने कहा ठीक है भाई निकाल देंगे, कुछ तो है ही, ठीक है। क्या करें बताओ, कैसे करें, क्या होगा, कैसे कर पाएंगे, मेरे को तो कुछ समझ सा नहीं आ रहा है, आप बता दो। सर देखो मोलैरिटी निकालना है अपन को, पहले तो मोलैरिटी की डेफिनेशन याद करते हैं। मैंने कहा बताओ क्या होती है। सर मोलैरिटी की डेफिनेशन कुछ अपनी ये थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है, आपने डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन से क्या कर लोगे। सर अपन एक काम कर सकते हैं ना, अपन को पहले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए ही चाहिए, ये तो निकालना ही पड़ेगा, इसके बिना काम हो नहीं सकता। और शायद मुझे लग रहा है कि वो मोल फ्रैक्शन से निकलेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, वैसे ही निकलेगा और निकलेगा। चलिए मैं बताता हूं आपको, आप समझिएगा जरा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सर आपको सॉल्यूशन कितना दिया हो ये बताओ, 1 लीटर। अच्छा ये बताओ सॉल्यूशन में मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है, पानी का होता है ना। और डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इथेनॉल के साथ मिला है, क्योंकि इथेनॉल का देखिए मोल फ्रैक्शन कितना कम दिख रहा है। अपना टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है, इथेनॉल का देखिए कितना कम दिख रहा है, दैट मींस इथेनॉल की क्वांटिटी बहुत कम है। तो अपन क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन कितना दिया है आपको, लगभग कितना दिया हुआ है, 1000 ml, और जबकि उसमें अधिकतर मैक्सिमम बहुत सारा पार्ट किसका है, वाटर का है। तो उसको अपन को थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा अपन को मानना पड़ेगा, लेट इट बी, लेट सपोज सब कि ये जो 100 ml दिया, 1000 ml दिया है, ये क्या है अपना, ये अपना सॉल्वेंट है। क्या है सर, अपना सॉल्वेंट है। ये अपन को थोड़ा सा अजम्पशन मानना पड़ेगा, तभी अपन काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ सकते। क्या माना मैंने कि सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml, उसमें कुछ अपना क्या मिला होगा, इथेनॉल मिला होगा, लेकिन सॉल्यूशन में मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है, वाटर की। मतलब वाटर क्या है यहां पर, हीरो है, वाटर ही पूरे में। अब जैसे इसको समझो, आपकी जेब में 1000 रुपए थे और 1 का सिक्का था। अब आप थोड़ा बार बार घूमने गए, आपके बड़े बड़े फ्रेंड्स लोग आए बढ़िया बिंदास, और उनने आपसे पूछा क्यों रे तेरे पास कितने पैसे हैं, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे 1000। तुम ये नहीं बोलोगे मेरे पास 1001 रुपया है, ये कभी नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, मेरे पास 1000 रुपए हैं। बस कितने रुपए हैं, 1000 रुपए। तो आपने क्या करा, जो मैक्सिमम पार्ट था आपने सिर्फ उसको कंसीडर किया, दूसरे वाले को नेग्लेक्ट कर दिया। मैं भी तो वही कर रहा हूं। सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम, मोस्ट, सबसे ज्यादा पार्ट कौन है, वाटर है, तभी मैंने उसको क्या मान लिया, सॉल्वेंट को पूरा वाटर। मैंने थोड़ी देर के लिए इथेनॉल को बाहर कर दिया। सर ये नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि मैं क्यों ले रहा हूं। चलिए, लेकिन सर दिक्कत तो ये है ना कि वो जो सॉल्वेंट है वो किसमें है, मिलीलीटर में। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, ये क्या है, सॉल्वेंट ही तो अपना पानी है ना,
और पानी की डेंसिटी मैंने आपको क्या बताई, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, चाहे इसको ग्राम में लिखो चाहे मिलीलीटर में लिखो वो 1 ही कहलाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, मैं उसको क्या मान सकता हूं कि यहां पर जो वाटर दिया हुआ है वो वाटर कितना है, 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी बता दी उनने, 1। मतलब चाहे आप ml में लो चाहे आप ग्राम में लो, बात बराबर है। तो हमें मिल गया वाटर कितना अवेलेबल है, 1000 ग्राम। कितना अवेलेबल है सर, 1000 ग्राम। अब आइए जरा आप, वाटर आपको क्या मिल गया, 1000 ग्राम। तो भैया वाटर के मोल्स निकाल लो। किसके मोल्स निकाल लो, वाटर के। वाटर के मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है अपना। तो भैया गिवन वेट कितना आया, देखो अभी आपने 1000 निकाला। पानी का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर, 18। आप कितनी बार तो पढ़ा चुके हैं, मैंने कहा ओके। और याद करो मैंने आपको यह भी बोला था, इसको याद रख लो सर, ये बार बार आपके सामने आएगा, 55.55 मोल। तो वाटर के मोल्स आपके सामने आ चुके हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब सर आगे क्या करेंगे, तो मैंने कहा सर आपको कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, आपको दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो मैंने ये कहा कि सर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया है आपको। मैंने कहा ठीक है दिया है, बताओ फिर आगे। फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा भाई तू एक बात बता मेरे को, इथेनॉल का तू मेरे को फॉर्मूला बता। तो उन्होंने कहा सर बता देंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन होता है उसके मोल्स ऊपर आते हैं C2H5OH और नीचे टोटल मोल्स होते हैं, मतलब NC2H5OH प्लस NH2O, पानी का मोल्स। मैंने कहा वेरी गुड, कुछ तो आता है। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। x कितना दिया हुआ है, 0.040 इक्वल्स टू, ये तो निकालना ही है, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए नीचे ये भी निकालना ही है, ये भी क्वेश्चन ही है। और ये कितना दिया आपको, 55.55। ठीक है, इसको उधर ले जाके इंटू करिए। जैसे ही अपन इधर ले जाके इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.040 इंटू क्या हो जाएगा, NC2H5OH प्लस ये चीज इससे इंटू होगी। कितना आएगा जब इंटू होगा, तो जल्दी बताइए मेरे को, 0.040। ठीक है, इंटू कितना करना है, 55.55 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा ऊपर वाला NC2H5OH। दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है NC2H5OH, बार बार बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है मोल्स ऑफ इथेनॉल। ये क्या किया मैंने, इसको इससे इंटू किया, ये लिख दिया, फिर इसका इससे इंटू किया, ये लिख दिया, और इक्वल्स टू में ये क्या आ गए, मोल्स ऑफ इथेनॉल। क्लियर है? जल्दी से इसको इंटू करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करेंगे इंटू। जब तक मैं पेन वैन चेंज कर लेता हूं, जल्दी बताइए कितना इंटू करके कितना आ रहा है। आपको ही बताना है, मैं तो नहीं बताऊंगा। कर लिया इंटू, चलिए क्या आया आप लोग का, पहले तो ये लिख लो 0.040 NC2H5OH, यही है। ठीक है, प्लस नहीं है वो, मतलब इक्वल्स टू नहीं है, प्लस जब आप इसको सॉल्व करा होगा तो आया होगा 2.22 और इक्वल्स टू में क्या है अपना C2H5OH। क्लियर है यहां तक? अब अपन को आगे सॉल्व करना है। मुझे ये वाली जगह थोड़ी सी खाली चाहिए रहेगी, क्या आप दे देंगे? थोड़ी सी नीचे वाली दे दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो। ठीक है, ले लूं पक्का? ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, ये वाला तो क्योंकि सर वो तो आप ले ही लोगे, हम लोग मना भी करेंगे यहां से। तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, सब आप लोग के लिए है। उस लाइन को उठा के ले आएंगे। अब देखो क्या करना है, ये वाला टर्म जो दिख रहा है इसको उधर ले जाएं, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, तो उसको उधर ले जाइए और इधर पे अकेला क्या बचा रहेगा, 2.22 इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आ गया, NC2H5OH, यही है, फिर माइनस 0.040 NC2H5OH, यही है क्या नहीं? दोनों में से NC2H5OH को कॉमन निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ इथेनॉल आ गए कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस 0.40, सॉरी 1 माइनस 0.040, यही है क्या नहीं है? पक्का? चलिए अब आप इन दोनों को माइनस करिए जरा, कितना आ रहा है बताइए।
सर बहुत इजी है उसको माइनस करना, तो मैंने कहा करके तो दिखा दीजिए। तो सर ये लीजिए 1.000, अब करिए आप माइनस 1.040। सर ये तो 0 हो जाएगा, इसके वजह से ये कितना हो जाएगा बताइए 9, और ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, और ये आ जाएगा 9, तो है 0.96। तो यहां पर क्या आ गया 0.96, उसको डिवाइड लगा दीजिए इसके नीचे, तो आपका फाइनल आ जाएगा NC2H5OH। मोल्स कितने आ जाएंगे आपके 2.22 डिवाइडेड बाय कितना है आपका 0.96। कितना आ गया सर 2.22 डिवाइडेड बाय 0.96। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 2.31 मोल्स। क्या मिल जाएगा आपको 2.31 मोल। और ये किसके मोल आ गए सर, इथेनॉल के मोल आ गए, जो हमें चाहिए था, क्योंकि हमारे सॉल्यूट के मोल हैं और हमें सॉल्यूट के मोल ही फाइंड आउट करने थे। तो यहां तक देखिए जरा फटाफट जल्दी। पहले मैंने क्या करा, मैंने ये बताया कि भैया जो मेरे पास 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था, मेजर कंटेंट उसमें सॉल्वेंट था, तो मैंने 1 लीटर को क्या मान लिया, सॉल्वेंट मान लिया। फिर हमारे पास डेंसिटी 1 थी तो वो हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम जैसे हुआ तो मैंने मोल्स निकाल लिए, वाटर के कितने आए 55.55 मोल। फिर उसको मैंने मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में लगाया और निकालना चालू किया क्या, इथेनॉल के मोल्स। और सॉल्व करते 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 इथेनॉल के मोल्स कितने आ गए 2.31 मोल। अब सिर्फ एंडिंग देनी है मेरे को, पहले इसको नोट डाउन करिए फिर मैं एंडिंग देता हूं। जल्दी इधर वाले पार्ट को नोट डाउन करिए फिर मैं एंडिंग दे रहा हूं। बस खत्म, सॉल्यूशन आ चुका है, बस एंडिंग करनी है उसको। हो गया ये वाला, चलिए ये हटा रहा हूं ऊपर वाला। चलो अब भैया फिर से डेफिनेशन मोलैरिटी की क्या बताया था अभी मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसी को मोलैरिटी कहते हैं क्या नहीं कहते हैं भैया, कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। चलिए तो मोलैरिटी निकालना है, क्या निकालना है मोलैरिटी। तो ऊपर क्या आएंगे, मोल्स आएंगे, किसके आएंगे, इथेनॉल के मोल्स कितने आए 2.31। कितने आएंगे सर, कितने आएंगे 2.31 आएंगे कि नहीं आएंगे। और नीचे सोल्यूशन का क्या लेना है अपन को, वॉल्यूम लेना है। कितना दिया है 1 लीटर दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है। 1 लीटर को अगर अपन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी 1000 होता है। अगर आप ml में ले जाओगे तो ml से ml कैंसिल, कितनी आ गई आपकी मोलैरिटी 2.31 मोलार। ये रहा आपका आंसर, कितना इजी था। तो याद रखिए जो मोल्स आए ये 1 लीटर के अंदर इथेनॉल के इतने ही मोल होंगे 2.31 मोल, इसीलिए उसकी मोलैरिटी भी कितनी हो जाएगी 2.31 मोलार। कितनी हो जाएगी 2.31 मोलार। क्लियर है, पक्का। जल्दी फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे फिर अपन आगे की तरफ चलते, ठीक है, जल्दी करिए। चलिए तो नोट डाउन हो गया है। चलिए तो समझ में आया क्वेश्चन अपन का क्या है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 29 क्लियर हुआ, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फटाफट रेस एंड पे, ये बस खत्म होने वाला है, अब भी जीत जाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हटा दो, जा रहा है वो हट जाएगा, जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए कोई नहीं है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लो ये तो एक बार शायद सॉल्व भी कर चुके हैं पहले अपन। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम्स। निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, डरते थोड़ी है इनसे अपन, ठीक है। आ जाओ, इसके लिए कुछ कहानी यूज करनी पड़ेगी। पहले तो आप मुझे ये बताइए कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना था, जल्दी बोलो, आवाज लगाओ। अच्छा आवाज आ रही है कहीं से, 12। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है सर 12 ग्राम। कितना होता है 12 ग्राम। और हम जानते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर, लिख लो ऐसा, कार्बन कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। कितने हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। तो मतलब इन दोनों की लाइन की मदद से मैं ये लिख सकता हूं क्या 6.23 या फिर 22 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ
कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि पहली लाइन बोल रही है 1 मोल मतलब 12 ग्राम और दूसरी लाइन बोल रही है 1 मोल मतलब इतने एटम, तो इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो यही तो आएगा। तो मैंने कहा बस क्लियर हो गया। आपको कितने का निकालना है? एक एटम का ना, तो ये इतने एटम का मास कितना है? 12 ग्राम है, तो एक एटम का कितना होगा? मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, किसका? कार्बन का, तो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला जाएगा, करिए जरा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पक्की बात है? अच्छा, अगर आप खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपना आंसर आ चुका है। क्या आंसर आ गया है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 6 2 12 होता है क्या? नहीं। अगर ये पूरा 6 होता तो यहां 2 से कट जाता, लेकिन ये 6 के बाद थोड़ा बहुत है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से थोड़ा कम, तो ये आएगा 1 पॉइंट, कितना आएगा सर? 1.99, कितना आएगा? 1.99 इंटू, और ये 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, तो 10 की पावर -23 ग्राम। बात समझ रहे? तो ये था मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम्स। कितना आएगा? 1.99 इंटू 10 की पावर 23 -23 ग्राम्स। ये किसका है? एक कार्बन एटम का मास है। किसका है? एक कार्बन एटम। शायद ये 1-2 बार अपन पहले भी सॉल्व कर चुके थे, तो मेरे कराने से पहले आप सबका हो गया होगा। इतने तो आप लोग हो गए हो, आप तैयार ट्रेंड हो गए हो कि इतना तो निपटा ही लोगे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जिनसे नहीं बना कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 फटाक से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो नोट डाउन हो गया है, हटा दो इसको और आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। चलिए ये लीजिए, क्या बोल रहा है? कुछ पुरानी यादें ताजा करवाने वाला, ये फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ। चलिए देख लेते हैं क्या बोलता है। ये करना तो पड़ेगा सर, उसका कुछ तो कर नहीं सकते हैं। चलिए, तो बोल रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। वेरी गुड सर, मेरे को तो बहुत धक-धक हो रहा था। किस बात का धक-धक हो रहा था? कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उसने ये बोला है आप तो बस ये बताइए आंसर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, दैट्स इट। आपसे आंसर नहीं मांगा। देखिए ना, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। ठीक है, और अगर मांग भी लेता, वैसे आप लोग तो कर ही लेना, लेकिन मैं नहीं करता भाई, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा? कल तो है, मेरे को आता है, पढ़ा है मैंने 4वीं 5वीं। ऐसा नहीं है कि तुम लोग हल्के में लो कि सर को तो इंटू डिवाइड नहीं आता होगा इसलिए मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, मेरे को आता है, तुमने देखा भी है, करता भी हूं मैं। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं अपन फटाफट 1 2 3, और इसके आंसर्स मुझे आपसे चाहिए 1 मिनट के लिए कि ऊपर जो भी कैलकुलेशंस आएगा उसका क्या होगा। सर मैंने ये आपको पढ़ाया है, मैंने जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया था तो मैंने एडिशन का रूल भी बताया था और मल्टीप्लीकेशन का रूल भी आपको बताया था, इसीलिए मैंने कहा था सर इसका एप्लीकेशन आता है। ये नहीं पूछता रूल लिख दो, कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लुल्लू से क्वेश्चन में फंसा देगा। कई करके दिखा आप तो अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखा था तो आप भी बोलोगे चल मैं दिखाता हूं तेरे को अभी करके। तो वही मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए है, जल्दी फटाफट आ जाइए। जब तक फिर मैं इसको देखता हूं थोड़ा, आइए जरा। सर मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल पड़ा था? मल्टीप्लीकेशन का ये रूल पड़ा था, आप तो ये देखिए कि सबके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4, इसके अंदर देखिए 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हैं? 1 2 3, मतलब सबसे कम वाला यही है। इसमें कितने हैं? 4। तो हमने पढ़ा था जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम होते हैं तो आंसर में भी राउंडिंग ऑफ की मदद से उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर देना है। तो जो फाइनल इसका आंसर आएगा सॉल्व होने के बाद आपको उसको कितने में देना पड़ेगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कितने में देना पड़ेगा? 3। और रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर जितनी चीजें आपने यूज करी हैं उसमें सबसे कम वाले जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो कितने थे? 3। इसीलिए हमने भी वहां पर कितने लिए? 3 लिए। बस कितना सिंपल रूल था। रूल याद है तो आप तूफान मचा दोगे। ठीक है, सेकंड वाले पे आइए। सर इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढने मत जाना, ये एक एग्जैक्ट नंबर है और मैंने आपको कहा था एग्जैक्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं। पॉइंट के बाद 0 0 0 0 चलता ही जाएगा ना कि नहीं, और राइट साइड में पॉइंट के बाद वाले 0 को काउंटिंग मिलती है।
तो इसीलिए 5 को नहीं पकड़ना, अपन पकड़ेंगे इसको। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 है, इसके पास इन्फिनाइट है, तो आंसर्स में कितने आने चाहिए? तो भैया आंसर्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए वो कितने आने चाहिए सर? 4। तो इसका जब इनटू करके आपको कितने में आंसर देना पड़ेगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो रूल थे मल्टीप्लिकेशन के, जिसमें आप ढूंढते हो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, आंसर में भी उतना ही होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड वाला। सर ये एडिशन है, एडिशन का रूल क्या बताया था याद करो। मैंने कहा था सर एडिशन के रूल में जितने डेसिमल्स मिल जाएं आपको, जितने डेसिमल तक के आपके पॉइंट्स मिल जाएं वही आपका आंसर होगा। चलिए इधर चेक कीजिए, इधर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं आपके पास? 4। इधर डेसिमल के बाद कितने हैं? 4। इधर डेसिमल के बाद कितने हैं? 4। तो आपका आंसर में भी आप 4 डेसिमल तक लिखाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस कितने तक लिखाइएगा? 4 तक, आपका आंसर हो जाएगा, उसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। मतलब इन सबको प्लस कर लीजिए। कहने का तात्पर्य 0.0125। मैंने कहा था इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने मत जाना, इसमें तो आप जितने डेसिमल हो उतना करके जाना। देखिए आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ले देखो, ना चाहते हुए भी करना ही पड़ रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, चलो 5 5 10, 10 + 4, कलर चेंज कर ले बढ़िया लगेगा। 5 5 10, 10 + 4 14, 1 ऊपर। अब काउंट करो, 6 7 8 9 10, 1 ऊपर। 8 9 10 11 12, 1 ऊपर। 7 + 1 8, तो ये दिख रहा है, तो ये आपका आंसर होगा 0.8204। 4 डेसिमल तक लेके आना है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं सर? 4। तो ये था आपका फाइनल आंसर। ऊपर वाले में रूल लगता है कि जिसके पास जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे आप उतने में आंसर दे दीजिए। लास्ट वाले में लगता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि जितने डेसिमल्स आपके पास हैं उतने में आप अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया पक्का? चलो हटा रहा हूं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आया? क्या दे दिया सर? ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है, आइसोटोप, मोलार मास, अबंडेंस। अरे इसका तो एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना, क्लोरीन वाला, याद आया? क्लोरीन वाला वैसे ही सेम आर्गन का आ गया। ये तो कर सकते हो यार, मैंने करना सिखाया था आपको कि नहीं करना, क्योंकि अपन को सबका एवरेज लेना है। जो एटॉमिक मास एवरेज में आएगा वही आपके पीरियोडिक टेबल में भी दिया होगा। तो कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत इजी सा तरीका था इसको करने का, और मैंने आपको बताया भी था कैसे करा जाता है। जैसे आर्गन का ये वाला आइसोटोप्स का मोलार मास इतने % अबंडेंट है अपने अर्थ पे, इसका इतना और इसका इतना। देखो लास्ट वाला सबसे ज्यादा है, 39.9 वाला। इसलिए आप जानते हो आर्गन का मास भी अप्रोक्सीमेटली 40 होता है, 39.9 40 होता है। क्यों? क्योंकि उस पर मेजरली पार्ट किसका है? लास्ट वाले का है। तो लाइए देखिए, लास्ट वाले का जो मास होगा वही लगभग मास होगा। तो बस बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो फटाफट कर लीजिए, इसको कैसे किया था याद आ रहा है कुछ? क्लोरीन का पहले इसका मास लीजिए। अच्छा, आइसोटोप का मतलब पता है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, बस वही वाली है। तो इसके 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट का कितना दिख रहा है? 35 पॉइंट। अच्छा आप लोग पूरा लिखना, मैं थोड़ा ही लिखूंगा बस। ठीक है, लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग फिर चिल्लाओगे कि सर खुद आधा आधा लिखते हो और हमसे पूरा लिखवाते हो। इनटू किससे होगा? 0.337, क्योंकि इतने % ही है ना। फिर प्लस कौन होगा? 37.96272, किससे इनटू? जितना उसका % है 063, प्लस फिर ये वाला कितना है? 39.9624, यही है। इनटू किससे होगा? जो उसका % है 99.6। अब बात ये है, सब मैंने % में लिए हैं। किस में लिए? %। तो % हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक मास आता है वो तो ग्राम में आता है। तो भैया % को हटा देते हैं। ये लीजिए, % को हटाने का सबसे अच्छा रूल है, आप किससे डिवाइड लगा दीजिए? 100 से। किससे डिवाइड लगा दीजिए? 100 से। जैसे ही आप अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा आंसर लाएंगे, आप लोग खुद करेंगे, और जब आप लेके आएंगे तो ये लगभग हो जाएगा 39.9%। नहीं आएगा? कहाँ गया? ग्राम। ये आपके आर्गन का मास होता है
39.9 और भी आगे होता है, और जनरली उसको अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन के टाइम पे कितना मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 40। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये तो बहुत आसान होता है, इवन मैं बोलूं तो पेपर्स में ये आते भी नहीं है, लेकिन दिए हैं तो एक आध क्वेश्चंस कर लो कि अपन को आगे चल के कभी दिक्कतें ना हो। और मैंने आपको वही बोला, दिक्कतें नहीं होने दूंगा। हर एक क्वेश्चन भले वो काम का नहीं है तो कम कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा जरूर। इसलिए बने रहिए सर। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आए चाहे ना आए। आने वाले को तो अपने वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो कराने ही हराने, लेकिन किसी को छोड़ेंगे नहीं अपन। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। बहुत इजी था ये, तो जल्दी करेंगे। हो गया, नोट डाउन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या आ गया 33। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया है 33, सुनने में आया। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब में आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत जल्दी कर लोगे, मुझसे भी तेज कर लोगे। तो चलिए चालू करते हैं फटाफट एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। वेरी गुड सर, क्या दे दिया, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। ठीक है, मुझसे पहले सॉल्व करेंगे सब लोग, और जिनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो एक क्वेश्चन मेरे साथ देख लीजिए, फिर अगले पे आप लोग आएंगे। 52 मोल्स ऑफ आर्गन। अब हमने कुछ लाइन पढ़ी है। सर क्या लाइन पढ़ी है, मैंने कहा आप नहीं बताऊंगा, आप देख लो इधर। 1 मोल ऑफ आर्गन के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने, होते भी हैं। 1 मोल ऑफ आर्गन के अंदर कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो बस आपको 52 मोल्स में ही तो पूछा है। जब आपको 52 मोल्स में पूछा है कि 52 मोल्स ऑफ आर्गन में कितने होंगे, तो बस इंटू कर दीजिए ना सर। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू कितना हो जाएगा, 52 एटम्स। यही होगा क्या, नहीं होगा। बस अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आ जाइए इस साइड। कुछ मल्टीप्लीकेशन तो मैं आपको करवाता हूं कि आपको ये ना लगे कि सर ने छोड़ दिया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12। भाई देखो मैं बहुत जल्दी में करता हूं, थोड़ा देखते चला करो, नहीं तो सोचो मैं कुछ भी लिख दूं और आप कुछ भी टीप लो। 5 2 जा 10, 1 ऊपर, 5 2 जा 10, 11, 1 ऊपर, 5 6 जा 30, तो ये आ गया 4 4 1 3 1 3। पॉइंट कितने के बाद था, 3 के बाद, तो ये आ गया। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 313.144 इंटू 10 की पावर 23। यही आ रहा है क्या, नहीं। चलिए तो इसको एक डेसिमल तक ले आइए। एक डेसिमल तक लाएंगे मतलब इसको इधर 2 पीछे लेके आना है, 2 पीछे लाना है, मतलब 3.1314। यही होगा। अब मुझे एक बात समझिए, 2 पॉइंट पीछे आए, 2 पॉइंट जब पीछे आते तो पावर प्लस में बढ़ती है कि माइनस में, पीछे जब आता है तो पावर प्लस में बढ़ती है। ऑलरेडी 23 था, 2 पॉइंट पीछे आए तो +2, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 25 एटम्स। ये कितने का आ गया, 52 मोल ऑफ आर्गन। ये लीजिए, समझ में आया। ये आपका पहला आंसर आ गया है। 52 मोल ऑफ आर्गन के अंदर कितने एटम्स होंगे, 3.1314 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स। कितने होंगे, 25 एटम्स। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। मुझसे पहले आया था किसी का, झूठ नहीं बोलना, मारूंगा नहीं तो पकड़ के, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल ईमानदारी से बोलना। आया था कि नहीं आया था, आया था, ठीक है, चलो देख लेते। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला। ठीक है, कहां करें, यही करें आगे, ठीक। चलो क्वेश्चन, पेन तो सही चल रहा है, बढ़िया, यही लेंगे और क्या। चलो आ जाओ, क्या है सेकंड क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो यार, मेरे को दिख नहीं रहा यहां से। 52 U ऑफ हीलियम, ओके। अरे यार सर ये तो आप थोड़ा सा गेम पलट जाएगा। क्यों पलट जाएगा सर गेम, क्योंकि अगर ध्यान से देखो ग्राम नहीं दिया है, यू दिया, यूनिफाइड मास।
और U कब लिखते थे? जब अपन एटम का मास लेते थे। किसका लेते थे? एटम का मास। ओके सर, तो मतलब कहानी थोड़ी इस बार उल्टी दे दी उनने। मैंने कहा हाँ। तो मुझे ये बताओ हीलियम के एक एटम का मास कितना था? हीलियम के एक एटम का मास सर बहुत पुरानी बात हो गई सर, शायद 4U था। मैंने कहा हाँ वेरी गुड, 4U आया था। याद करो, जब मैंने कार्बन के 12वें हिस्से के साथ मैंने हीलियम का एक एटम रखा था, तो वो कार्बन के 12वें हिस्से के एक पार्ट, जो 12वां हिस्सा था, उससे 4 गुना भारी था। कितना गुना भारी था? 4 गुना। और कार्बन का वो 12वां हिस्सा कितना था? 1U। तो उससे 4 गुना कितना हो जाएगा? 4U। बस सर यहीं से आपने ये जो लाइन बताई है, इससे तो हम सॉल्व कर देंगे। मतलब ये बात कंफर्म हो गई, 4U ऑफ हीलियम। हीलियम के जब मैं 4U मतलब 4 यूनिफाइड मास लूंगा, तब जाके वो कहलाएगा एक एटम ऑफ हीलियम। क्या कहलाएगा सर? एक एटम ऑफ हीलियम। तो अब यूनिटरी अगर लगाऊं तो 1U ऑफ हीलियम का मतलब 1/4 एटम ऑफ हीलियम। हीलियम के भी 4 टुकड़े कर दिए आपने। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको कितना दिया है? 52U में पता करना है। तो 52, जल्दी आंसर लाओ, फटाक से भेजो। 52U ऑफ हीलियम में कितना होगा? तो सर जब 1 में निकाल लिया तो 52 में आप कर दो ना। ठीक है सर, कर देते। और अगर आप ध्यान से जानते हैं होंगे कि 4 से अपन काटेंगे तो ये 2 जा गया, और अब कितना जाएगा? 26, और फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13। मतलब 52U ऑफ हीलियम के अंदर 13 एटम पाए जाते हैं हीलियम के। कितने पाए जाते हैं? 13 एटम्स। क्योंकि एक एटम का जो मास होता है वो होता है 4U। कितना होता है? 4U। तो जब 52U को 4U से डिवाइड लगाएंगे तो टोटल आएंगे 13 एटम्स, मतलब 13 एटम्स ऑफ हीलियम। सर इस क्वेश्चन में बच्चों की यही गलती होती है, इधर ग्राम देखा, ओ अब U को भूल गए, U गायब कि U मतलब क्या था? अरे ठीक है, U मतलब G होगा, उठाया G से निकाल दिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन G पे देखिए। तो यही थोड़ा याद रखिए, U और G का मतलब क्या था? G अपना क्या था? कई सारे एटम का जब समूह ले लिया था तब जो मास आ रहा था वो G के साथ होता था, जिसको ग्राम एटॉमिक मास कहते थे। और अगर अपन बात करते थे U के फॉर्म में तो उसको एटॉमिक मास कहते थे, जिसको यूनिफाइड मास कहा गया था, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहा गया था, जो बहुत पुराना कंसेप्ट था मेरा। जब मैं इनिशियली मोल्स को लाने से पहले एटॉमिक मास और आपको मोलिकुलर मास पढ़ा रहा था, तब मैंने पढ़ाया था। और अगर आपने वो देखा होगा वीडियो, आपको यहां कहीं कोई टच नहीं कर पाएगा, दर 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 करते हुए पूरा सॉल्व करते हुए निकल जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ये 2 हो गए, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब थर्ड वाले पे आते हैं। ठीक है, आ जाएं थर्ड वाले पे। चलिए ठीक है, तो थर्ड वाले पे आ जाते हैं सर। क्या करें, पहले थोड़ा मिटा लेते हैं भाई, जगह पड़ेगी ना। चलो थर्ड वाले पे आए। क्या बोल रहे हैं? थर्ड यही है ना, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो अब तो ये नॉर्मल दे दिया है। ठीक है, अच्छा अपन जानते हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम का मास कितना होता है? 4 ग्राम। 1 मोल ऑफ हीलियम का मास कितना होता है? 4 ग्राम, है ना। और 4 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं डायरेक्ट वो लाइन लिखने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं सीधे लिख रहा हूं 4 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर कितने एटम्स होंगे सर? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, है ना। तो फिर वही यूनिटरी मेथड कि 1 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर कितने होंगे भैया? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 एटम्स, यही होगा। लेकिन आपको कितने में निकालना है? 52 ग्राम में। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इंटू कर दीजिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 52 गलत लिखा गया, एक और बार लिखते हैं 52। और अब आप देखें तो 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 13। तो मतलब आप इसको इंटू कर दीजिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को कितने से? 13 से। कितने से इंटू कर दीजिए? 13 से। करिए जरा कितना आ रहा है, करके तो जाएंगे अपन सॉल्व पूरा। जब इतने 2 करें तो इसको भी करेंगे अपन। क्या उठाऊं? हाँ यही तो, नहीं दूसरा लेना है। चलिए क्या था?
6.022 कितने से इंटू करना है सर? 13 से ना। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 1 2 2 0 6। अब करिए, 6 आएगा, 6 + 2 8 आएगा, ये 2 आएगा, हाँ, और फिर कितना आएगा? 8 आएगा, और 6 1 7 आएगा। 3 के बाद पॉइंट है, मतलब 78। 78 कितना आ रहा है? 78। देखो 130 65 65 और 3, हाँ सही आ रहा है। कितना आ गया? 78.286 इंटू 10 की पावर 23। 78 पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है, 286 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। सर इसमें एक काम और कर सकते थे, जो आप लोग कर लेना, इसको इधर डेसिमल शिफ्ट कर देना तो एक पीछे हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 24 हो जाएगा। तो ये था थर्ड वाला, जिसमें देखो फर्स्ट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं आती, थर्ड में भी कोई नहीं आती, सेकंड वाले के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते क्योंकि बहुत पुराना आपने पढ़ा हुआ था। तो इसीलिए ये सेकंड वाला आपको याद रखना जरूरी था। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की तरफ चलते, जल्दी करेंगे नोट डाउन। चलिए, तो नोट डाउन हो चुका होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, तो आ जाइए फटाफट, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 34। सर मैं अगर बोलूं तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे ना, उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये भी लल्लू है, लेकिन पता है क्या, इतनी सारी चीजें निकलवाएगा ना कि अपन को लगेगा यार खत्म ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन। बस ये बात है, बाकी क्वेश्चन ये लल्लू है, ठीक है। अभी देखने वाले कितना बढ़िया मजेदार क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आप मानेंगे नहीं, जब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो पल्ले नहीं पड़ती चीजें, आप उसको एक एक एंड को पकड़ते चलिए और सॉल्व करते चलिए, आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते हुए पहुंच जाएंगे। देखिए करना चालू करते हैं, आ जाइए जरा। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस थी जिसके पास सिर्फ क्या था अपना, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इन ऑक्सीजन, ठीक है। उसके एक छोटे से सैंपल को जलाया गया, किसमें जलाया? ऑक्सीजन के साथ जलाया। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी सैंपल हो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और उसको जलाओगे तो दो ही गैस मिलेगी, CO2 और H2O। कंफर्म्ड है? तो बोला भी उन्होंने वही है कि देखिए उसने क्या दिया, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे दी और 0.690 ग्राम क्या दे दिया आपको, वाटर दे दिया। हमने कहा ओके, और कोई अदर प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिला, मतलब CO2 और H2O, बस दो ही चीजें मिली। हमने कहा अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP, याद रखिएगा, मेजर एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। मतलब जब इस गैस को मैंने कितने 10 लीटर को वजन में नाप के देखा तो कितना आया, 11.6 ग्राम, ठीक है। ओके, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ पा रहे हैं? क्या क्या निकलवा रहा है? बोल रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, मोलार मास निकालो, मतलब जो गैस थी गैस का 1 मोल का मास निकालिए, उसी को मोलार मास कहेंगे, और बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के बताओ। ये फाइनल क्वेश्चन है। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि सर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर वाला तो बहुत इजी होता था। मैंने कहा इजी तब होता था जब परसेंटेज में दिया होता था, यहां परसेंटेज का कोई खेल ही नहीं है। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मास बताइए, साथ ही साथ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। हमने कहा निकाल देंगे, डरते तो हम किसी से है नहीं, बस एक एक चीज को पकड़ते चलेंगे और अपना काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं, बहुत ध्यान से फोकस बना के रखना। सर इस क्वेश्चन में फोकस चाहिए मेरे को, नो मस्ती मजाक, सीधे फोकस। आ जाइए सर, सबसे पहले पढ़ो बर्निंग अ स्मॉल सैंपल, तो उसने क्या मिला, 3.38, मतलब CO2 मिल गई। मास ऑफ CO2 मिला, कितना मिला सर अपन को, 3.38 ग्राम। क्या मिल गया ये अपन को, मास ऑफ CO2 3.38 ग्राम। ओके, और क्या मिला अपन को, मास ऑफ H2O भी है, मास ऑफ H2O भी दिया है। कितना दिया है बेटा बताओ, 0.690 ग्राम, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ,
जो आपकी गैस थी, गैस में तो दो ही चीजें थी, कौन कौन, कार्बन और हाइड्रोजन, यही थी कि नहीं थी, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन इधर पे अगर देखें तो हमें पूरा CO2 मिला, पूरा H2O मिला। ये जो मास है इसमें कार्बन तो होगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी होगा। ये जो मास है इसमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। मुझे चाहिए कि इतने के अंदर कितना कार्बन होगा और इतने मास के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा, क्योंकि मुझे तो दोनों से ही मतलब है कि नहीं है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुझे यह चाहिए कि 3.38 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितना कार्बन है और 0.690 ग्राम के अंदर कितना हाइड्रोजन है। मुझे ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा जो सैंपल है उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मैंने कहा ठीक है सर, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, हम कुछ जानते हैं। मैंने कहा क्या जानते हो? इनने कहा सर हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम। मैंने कहा बिल्कुल। और कहते हैं सर आप इसकी शक्ल देखिए। मैंने कहा देख रहा हूं, बिल्कुल शक्ल देखिए। हाँ, इसकी शक्ल में एक ही कार्बन है, मतलब इसकी शक्ल में एक ही कार्बन है। मतलब यह बात कंफर्म है कि जब आप एक CO2 को लोगे तो CO2 का मास कितना होता है 44 ग्राम, और उसमें कार्बन कितना, एक ही। मतलब 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर एक ही कार्बन पाया जाता है, और कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम। मतलब एक लाइन हो गई कि 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कार्बन कितना होता है सर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये कैसे पता चला? CO2 से पता चला, क्योंकि CO2 का पूरा मास कितना है सर 44 ग्राम, और CO2 के अंदर कार्बन कितना है सर, एक, और एक कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम। बात समझ पा रहे हैं? मतलब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना पाया जाता है 12 ग्राम। इसके वजह से हम ये बता सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ CO2 में कितना कार्बन होगा, 12 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम ऑफ कार्बन। होगा कि नहीं होगा? और मुझे क्या पता लगाना है सर? मुझे तो यह पता लगाना है कि 1 ग्राम में नहीं, इतने में कितना कार्बन होगा। हमें तो इतना ही CO2 दिया ना, तो निकाल लेंगे सर। 3.38 ग्राम ऑफ CO2 में कितना होगा, तो इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू क्या हो जाएगा 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन। कितना हो जाएगा 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेगी, और वो वैल्यूज होगी 0.9218 ग्राम। कितनी मिलेगी? 0.9218 ग्राम। इतना कार्बन प्रेजेंट होगा इतने CO2 के अंदर, 3.38 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर। तो ये क्या मिल गया आपको? मास ऑफ कार्बन इन मास ऑफ CO2 के अंदर। 3.38 ग्राम के अंदर कितना कार्बन था सर? सिर्फ 0.9218 ग्राम। कितना था? 0.9281 ग्राम। इतना क्लियर है? अब सेम चीज किसके लिए कर लीजिए? हाइड्रोजन के लिए कर लीजिए। कर लीजिए क्या नहीं? चलिए उधर कर रहा हूं हाइड्रोजन के लिए। आओ फटाक से, बहुत इजी है। बताओ हाइड्रोजन कैसा दिखता है, सॉरी वाटर कैसा दिखता है? H2O। इसका मास कितना होता है आप लोग जानते हो? 18 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? दो ही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो मतलब 2 ग्राम, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना हाइड्रोजन होता है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? 2 ग्राम। तो सर 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? तो 2/18 ग्राम ऑफ H2। और हमें 1 में थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है 0.69 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगा? तो सर इंटू कर दीजिए, 2/18 इंटू 0.69। कितना? 0.69। इतना जाके आपको क्या मिलेगा उसके अंदर? H2। कितना मिलेगा? इतना H2 मिलेगा। और एक बात और, पेन चेंज करेंगे फिर अपन बताते हैं कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? कोई सॉल्व करके बताएगा? पॉइंट इतना आपको मिलेगा उसके अंदर हाइड्रोजन। कितना मिलेगा? 0.0767 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। कितने में? इतने वाटर में। कितने में? इतने वाटर में प्रेजेंट होगा। बात समझ पा रहे हैं?
पहले सर उसने मुझे CO2 का मास दे दिया और H2O का मास दे दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे सैंपल में सिर्फ दो ही चीजें होंगी, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मैंने ये पता लगा लिया कि जितना आपने CO2 का मास दिया था उसमें कार्बन कितना है और जितना आपने H2O का मास दिया था उसमें हाइड्रोजन कितना है। तो मैंने एक ट्रिक यूज करी कि CO2 होता है 44 ग्राम, उसके अंदर होगा 12 ग्राम कार्बन, उसका यूनिटरी लगा के मैंने यहां पे कार्बन पता कर लिया। H2 होता है 18 ग्राम, उसके अंदर होगा 2 ग्राम, उसका यूनिटरी लगा के मैंने ये हाइड्रोजन पता कर लिया। तो मेरे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मासेस आपके सामने आके रखा चुके हैं। अब मेरे को आगे की तरफ बढ़ना है। कोई दिक्कत यहां तक? पक्की बात है, क्लियर? तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अपन आप चलते हैं आगे की तरफ। मैंने कहा ठीक है सर, बढ़ लेंगे आगे, क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अब मेरे को थोड़ा सा क्या क्लीन करने की जरूरत है। तो पहले एक बार आप ये दोनों को स्क्रीनशॉट में फटाफट लिख लीजिए, जल्दी लिखेंगे। हो गया पक्का? चलिए पहले मैं यहां का हटा रहा हूं, इसका मुझे कोई काम नहीं, इसका तो मैंने निपटारा कर दिया पूरा। ठीक है, आओ ये रहा। तो अब यहां से अपन लिखेंगे, आपके पास मास ऑफ कार्बन कितना आया, जल्दी बताओ। मास ऑफ कार्बन कितना आया? 0.9218 ग्राम। ठीक है, आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया सर, जल्दी बताओ। अभी निकाला था, वो लिखा हुआ है लास्ट में, 0.0767 ग्राम। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपका जो टोटल कंपाउंड था, जो सैंपल आपने लिया था, उसमें दो ही चीजें थी ना, कौन कौन? कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो आपके टोटल कंपाउंड का मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब जो आपने टोटल कंपाउंड लिया होगा, जितना भी लिया होगा टोटल कंपाउंड, जिसको जलाया था, वो क्या होगा? इन दोनों का एडिशन, मतलब मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। होगा क्या नहीं होगा? कर लेते हैं कलर। तो वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन। यही होगा क्या नहीं होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ कार्बन। क्लियर है ना? यहां तक बात पक्की बात है कि नहीं? चलिए अब प्लस करिए। क्या था? कार्बन का मास कितना है? 0.9218 प्लस 0.0767। दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? 0.9218 प्लस 0.0767। क्लियर है यहां तक? अब प्लस करिए। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप लोग ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सर साथ साथ करते हुए चलेंगे, बहुत इजी है। आ जाओ जरा, जल्दी आओ। तो अब प्लस करके कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। प्लस करेंगे? हाँ, 7 + 8 कितना होता है? 15। कितना होता है? 15, है ना? 7 + 8 कितना होता है? 15। 15 का एक ऊपर गया तो 7 + 8, ठीक है। फिर ये 7 और ये 2, 9, और फिर आगे कितना है? 9। ये लीजिए 0.9985 ग्राम। ये टोटल कंपाउंड का मास है। किसका मास है सर? टोटल कंपाउंड का मास है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये निकाल लिया अपन ने टोटल कंपाउंड का मास। पहले दिया था CO2 का और H2O का मास दिया था, मैंने उससे एक से कार्बन घसीट के निकाला, एक से हाइड्रोजन निकाला, दोनों को प्लस किया। मतलब अब जो भी सैंपल आपने लिया था वो सैंपल आपके सामने है। अब लेकिन सर एक और दिक्कत आ गई। सर आपके पास कार्बन का मास है, आपके पास हाइड्रोजन का मास है, आपके पास टोटल मास है, लेकिन मुझे इंपेरिकल फॉर्मूले में चाहिए रहता है परसेंट बाय मास चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है ना सर, परसेंट बाय मास चाहिए, निकल जाएगा। परसेंट बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने कहा ठीक है सर, बहुत सही जगह पहुंच गए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने आ गया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब अपन को निकालना है क्या? परसेंटेज। मतलब इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड में कार्बन का कितना परसेंटेज है और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है, अब अपन वो निकालेंगे। तो हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे। उसका तो बहुत इजी होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो परसेंट बाय मास, तो क्या होता था याद करो? मास ऑफ
सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन टोटल मास कंपाउंड का, यही होता था ना टोटल मास ऑफ कंपाउंड। चलिए सबसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन का निकालते हैं। तो कार्बन का मास कितना दिया हुआ है, देखिए कार्बन का मास कितना है 0.92 क्या है 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.9985, कितना आएगा 0.9985। अब इसका जैसे ही आप इसका परसेंटेज निकालेंगे आपका परसेंटेज आपको मिल जाएगा, और जैसे ही आप इसका सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका, पूरा सॉल्व करके जब आप लाएंगे तो 92.32%। कितना आने वाला है 92.32%। और मैं एक चीज बोलता हूं सर, आपके पास दो ही कंपाउंड थे क्या, नहीं तो टोटल कंपाउंड 100% होगा, जिसमें आपका कार्बन मिल गया 92.32%। तो डेफिनेटली आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए फालतू ये मेहनत मत करिए कि यहाँ हाइड्रोजन का रखिए यहाँ टोटल इंटू 100। आप सिर्फ एक ट्रिक लगाइए और वो ट्रिक का नाम है 100 में से माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए 100 में से माइनस। जैसे ही आप इसको 100 में से माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 7.68%। कितना आ जाएगा 7.68%। तो आपने देखिए कितना लंबा काम करके आ रहे हैं। CO2 में से कार्बन खींचा, H2O में से हाइड्रोजन को खींचा, दोनों को मिला के टोटल सैंपल बनाया, फिर उस सैंपल में आपने यह बताया कि कार्बन का क्या परसेंटेज है और हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है। तो आप समझ रहे हैं एक एक कहानी जुड़ती आ रही है, परसेंटेज भी आ गया अंदर। अब अपन जाएंगे इंपेरिकल पे, क्योंकि अब तो मिल गया परसेंटेज, अब खेल खत्म, अब जरूरत नहीं है हमें आगे किसी की, अब तो हमें बस अपना जानते कि हमें खेल क्या करना है और कितने जल्दी निकालना है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलिए तो नोट डाउन हो गया है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए तो अब निकालना है अपन को इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए सर टेबल चाहिए रहेगा, तो मेरा टेबल तो तैयार है, क्या आपका टेबल तैयार है? ये लीजिए मेरा टेबल तो आ गया, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, एलिमेंट्स, कौन आने वाले एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन कौन है मेरे पास, कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा कार्बन का परसेंटेज क्या था याद है किसी को, मैं भी भूल गया हूं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 92.32 92.32 और हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है 7.68। कितना परसेंटेज है 7.68। यही था क्या नहीं था। चलिए तो अब आते हैं अपन किस पे, एटॉमिक मास पे। किस पे आते हैं, एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास जल्दी बोलिए सर। सर 12। हाइड्रोजन का बताइए 1। वेरी गुड। अब निकालना है मोल्स। 92.32 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12, क्योंकि सर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। वेरी गुड सर, वेरी गुड। फिर यहां पे भी वही होगा 7.68 डिवाइडेड बाय 1। जल्दी सॉल्व करिए जरा, ऊपर वाला जल्दी होना चाहिए सॉल्व, नहीं तो पिटाई पड़ने वाली है बहुत जम के। जल्दी सॉल्व करके निकालेंगे। आया किसी का? जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना सर, ये लगभग आपको मिलने वाला है 7.69। कितना मिलने वाला है 7.69। और इसको डिवाइड करिए, ये तो कर ही लेंगे आप डिवाइड, जो आएगा 7.68। ठीक है, यही करते थे ना। अब क्या करते थे सर, अब तो हम लोग मोल का रेशियो निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा जो मोल आए पहले तो वो लिख दो, और अब डिवाइड लगा दो सबसे छोटे वाले मोल से। सबसे छोटा वाला कौन है, ये है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो ये भी कटने के बाद 1 आ रहा है और ये भी कटने के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कोई दिक्कत? मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है 1, और यहां पे भी 1। मतलब कार्बन क्या है 1 और हाइड्रोजन भी क्या है 1। मतलब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1:1। यही आ रहा है क्या नहीं? दैट मीन्स आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या है सर, इंपेरिकल फॉर्मूला वो आ रहा है आपका C1H1। पहला क्वेश्चन सॉल्व है ना। अगर आपको याद हो तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि भैया इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा। देखिए तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंपेरिकल फॉर्मूला, और वो इंपेरिकल फॉर्मूला हमने सॉल्व कर लिया जो कि आ रहा है C1H1। अब आप बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला C1H1 आ गया। अब देखिए
जब मैं बात करता हूं, ये तो हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसका निकाल लो पहले मास। क्या निकाल लो सर? मास क्यों निकलवा रहे हो? क्योंकि बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एम्पेरिकल फॉर्मूला लगता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो अभी, क्योंकि जरूरत पड़नी है तो अभी निकाल लेते हैं। क्या होगा सर? कार्बन 12 वन जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 ग्राम। तो ये आ गया अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो कि अपन को जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, जो पहला क्वेश्चन था अपना, पहला आंसर था, और सेकंड निकाल दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो कि क्या था? 13 ग्राम। कितना था सर? 13 ग्राम। क्लियर है यहां तक बात? फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से वैसे तो कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा, जैसे ही मैंने बोला था एम्पेरिकल निकालना है, मुझसे तेज हो गए होंगे आप लोग, ऐसा नहीं है। तो फटाफट इसका C1H1 आया, इसको सॉल्व करिए, इसको नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे निकलते हैं, फटाक से अभी खत्म करते हैं। चलिए, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपना आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन सर क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूले के आगे जाने के लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास चाहिए। क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। और अगर मैं आपको पीछे जाके देखूं तो इसमें मॉलिक्यूलर मास कहीं पे भी नहीं दिया है, उसने कुछ और लाइन दी है। उसने बोला है वही गैस जो आपने सैंपल लिया था उसका 10 लीटर वॉल्यूम किसके बराबर है? 11.6 ग्राम के बराबर। किसके बराबर? 11.6 ग्राम। तो इसी लाइन को मैं यूज करने वाला हूं। 10 लीटर किसके बराबर है भाई? वो 11.6 ग्राम। मतलब 10 लीटर ऑफ जो वेल्डिंग गैस थी उसका वजन कितना आया? 11 पॉइंट कितना बोला था? 11.6 ग्राम। यही है। और ये भी कब है? एट एसटीपी। मतलब एसटीपी पे बात चल रही है। कहां पे बात चल रही है? एसटीपी पे बात चल रही है। अब देखो कितना बढ़िया है। मतलब 10 लीटर वेल्डिंग गैस का वजन कितना है? 11.6 ग्राम। तो मैंने कहा 1 लीटर का निकाल के बताओ जरा। 1 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस का कितना हो जाएगा? तो कितना होगा सर? 11.6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। यही होगा। मैंने कहा 1 लीटर का मत निकालो, आप निकालो कितने का? 22.4 लीटर का। कितने का? 22.4 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस का निकालो। तो वो हो जाएगा 11.6 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 10 इंटू 22.4 ग्राम। यही होगा क्या? नहीं होगा? अच्छा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा? इसको मैं सॉल्व करूंगा। जब आप इसको पूरा निकालेंगे बढ़िया तरीके से, तो ये समथिंग आपको मिलेगा 26 ग्राम। कितना मिलेगा? 26 ग्राम। अब बात को समझना। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर आपने 22.4 लीटर क्यों लिया? क्योंकि याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एसटीपी है, एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर उसका आप 22.4 लीटर लेते हो तो वो 1 मोल ऑफ गैस कहलाती है। कितनी कहलाती है? 1 मोल ऑफ गैस। और 1 मोल ऑफ गैस का वजन कहलाता है उसका मोलार मास, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर मास। दैट मीन्स कि ये आ गया अपना क्या? मॉलिक्यूलर मास। क्या आ गया सर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेल्डिंग गैस। बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या कर दिया गेम? मैंने क्या करा, उसने मुझे जो दिया था वो एसटीपी पे दिया, तो मैंने उसको काय में कन्वर्ट कर लिया 22.4 लीटर, और 22 और 4.4 लीटर मिलके बनाता है 1 मोल। कितना बनाता है? 1 मोल। मतलब ये जो मास आया वो किसका आया? 1 मोल का। और 1 मोल के मास को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास। मतलब मैंने गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। कितना है गैस का मॉलिक्यूलर मास? 26। कितना है सर? 26। तो मतलब मेरा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस कितना है सर? 26। इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकल गया CH। कितना आ गया? CH। तो मतलब मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। अब मेरा फाइनल क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या क्वेश्चन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब मैं जाऊंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है उसका भी मैं एक बार आपको बता दूं। यही लिख रहा हूं उसका फॉर्मूला। देखिए, आपने पढ़ा था, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है आपको, ठीक है? अच्छा, याद आ रहा है? चिल्ला मोहम्मद, ठीक है भाई, मैंने मजाक में बोल दिया था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था, याद करो, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। होता था क्या? नहीं होता था? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। सर इंपेरिकल फॉर्मूला तो है हमारे पास, है ना? हमारे पास N नहीं है, तो मैंने कहा N निकाल लेते हैं ना। N निकालना भी अपन ने सीखा है। ठीक है सर, N निकाल लेते हैं अपन। N निकालना बहुत ईजी है।
कैसे निकलता था एन? एन होता था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। होता था क्या नहीं? और याद करिए मॉलिक्यूलर मास कितना लेके आए आप? 26 लेके आए क्या नहीं लाए? इंपेरिकल मास कितना लेके आए? पीछे जाके देखो जरा, 13 ग्राम। कितना आया? 13। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे सर 2, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ चुकी है। कितनी आ गई है? 2। बस ले आओ। तो n की वैल्यू हो गई है 2 और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था मेरा? C1H1। तो अब इंटू कर दीजिए। जैसे ही आप इंटू करेंगे तो फाइनल आ जाएगा आपका C2H2। ये रहा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि आपका हो गया थर्ड वाला आंसर। क्या हो गया सर आपका? थर्ड वाला आंसर। दिख रहा है? तो ये आपका थर्ड आंसर आ गया है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आया? C2H2। अगर आप ध्यान से जाएंगे थोड़ा आगे तो आपको दिखेगा थर्ड यही था। क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया सर? 13 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास गैस का कितना आया? कितना आया? देखिए 26 ग्राम। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया सर? C2H2। पूरा क्वेश्चन सॉल्व। था ना बड़ा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, ठीक है? तो लेकिन इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। बस अपन ने एक काम किया, CO2 में से कार्बन निकाला, H2O में से हाइड्रोजन का निकाला, फिर दोनों के सैंपल को प्लस करके टोटल सैंपल बनाया, फिर उसमें चेक किया कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज। उससे मैं गया क्या निकालने? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद उसने मुझे गिवन लाइन दी थी, उसकी मदद से मैंने उसका क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मास। और फिर मैंने अपना n निकाल के क्या निकाल दिया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। टफ नहीं था, लेंदी था। टफ नहीं था, लेंदी था। आप करना चालू करोगे, आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है? तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं और फटाफट इसको खत्म करते हैं। जल्दी आइए। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना क्वेश्चन नंबर 35। 2 क्वेश्चन बचे हैं बस सर। 35 और 36 पूरे खत्म। सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके सामने समाप्त। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है। सर कह रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक्वस HCl के साथ तो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। पेन का कलर चेंज। कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन भी दे दी, वेरी गुड सर। कैल्शियम कार्बोनेट HCl बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बन रहा है। व्हाट मास ऑफ CaCO3, मतलब अपन को कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है, इज रिक्वायर्ड। अच्छा, किसके लिए लग रहा है? टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ, अच्छा एक कंसंट्रेशन दे दिया HCl का। क्या दे दिया सर? कंसंट्रेशन दे दिया HCl का। और वो बोल रहा है इसके अंदर जितना भी, इस कंसंट्रेशन के अंदर कुछ तो HCl डाला गया होगा, तो वो जो HCl डाला गया है उससे कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा वो निकाल के बताइए। मतलब लेट सपोज मान लो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कुछ तो डाला होगा, जिसको अपन कहेंगे गिवन वेट ऑफ HCl। क्या कहेंगे? गिवन वेट ऑफ HCl। उसको मान लेते हैं x ग्राम। कितना मान लेते हैं? x ग्राम। तो इस x ग्राम के साथ कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा वो निकाल के बताइए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कि जितना भी HCl आपने यहां यूज किया है, गिवन मास जिसको कहेंगे, जो कि x ग्राम है, उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा वो निकाल के बताइए। तो हमने कहा ठीक है सर निकाल लेंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अपन को निकालना पड़ेगा x ग्राम। पहले HCl का गिवन वेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? गिवन वेट। तो आ जाइए फटाफट सॉल्व करते हैं तेजी में, और जिसको समझ में आ गया कैसे करना है वो बढ़ जाइए आगे और फटाफट कमेंट में मारिए सर मेरा आ गया, बोले तो झकास एकदम। चलिए आइए, क्या दिया इनने मोलैरिटी दी है मेरे हिसाब से। देखिए जरा कितनी दे दी है मोलैरिटी? 0.75 है ना। इनने वॉल्यूम भी दे दिया है। कितना दे दिया है? 25 ml। दूसरी बात, हमें मोलार मास भी पता है, HCl है ना, तो HCl का मोलार मास तो बहुत इजी हो जाएगा। 35.5 + 1 36.5, यही होगा कि नहीं होगा? चलिए तो कैलकुलेट करिए मोलैरिटी, जल्दी आइए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है M =
W अपॉन m इंटू वी इंटू 1000, यही होता है क्या नहीं होता है? चलो तो मोलैरिटी कितनी दे दी है फटाफट लिखो। मोलैरिटी दे दी है उन्होंने 0.75। गिवन वेट तो निकालना है, 1000 अपनी जगह पे रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो भैया हाँ मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया 36.5 इंटू 25, 25 से कट करिए 25 40, हाँ तो अब क्या होने वाला है, इंटू करेंगे, क्या इंटू करने वाले हैं, देखिए 0.75 इंटू कितना हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाय 40, यही आपका गिवन वेट होगा। कितना आ रहा है गिवन वेट, जल्दी सॉल्व करिए इसको जल्दी। ये है आपका मास ऑफ HCl। क्या है सर ये, मास ऑफ HCl, बात समझ पा रहे हैं? यही वो गिवन मास ऑफ HCl है जो इस कंसंट्रेशन के अंदर होगा। और अब इतना HCl को खत्म करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा वो निकालना है आपको। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो अब अपन जाएंगे स्टेशियोमेट्री के अंदर। कहां जाएंगे, स्टेशियोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। हो गया पक्का, कंफर्म? चलिए तो मैं ये हटा दूं मोलैरिटी वाला। तो सर आपको क्या पता चल गया, गिवन वेट ऑफ HCl पता चल गया, गिवन वेट ऑफ HCl पता चल गया। कितना है सर, जल्दी बोलो वहां से आवाज लगा के, 0.684 ग्राम। कितना है, 0.684 ग्राम। अब हटा दो उसको, अब मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाओ रिएक्शन को लेके। स्टेशियोमेट्री का पहला रूल होता था रिएक्शन को लेके आइए। प्लस HCl है, उसने 2 लिख के दिया, मतलब बैलेंस करके दी होगी, फिर भी चेक करेंगे अपन। फिर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, और फिर क्या है CO2 और H2O। वैसे मुझे बैलेंस करने के लिए बस चाहिए ही और कुछ नहीं। देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ओके, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है सर रिएक्शन। अब इसको मोल के फॉर्म में लिख लो, जब बैलेंस है तो लिख सकते हैं ना। और आप एक बात बताओ, मोल के फॉर्म में लिखना है और आपको निकालना क्या है सर, ये दिया क्या है HCl, HCl का दिया है कि इतना कितने में रिएक्ट करेगा, यही दिया है ना। चलो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मोल के फॉर्म में लिख लो, ये 1, ये 2, ये 1 1 1, तो ये कितने मोल होगा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा। मैं उधर का लिख ही नहीं रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है उसकी। मुझे जरूरत किसकी है, इन दोनों की। मुझे इन दोनों का ही रेशियो लेना है, तो मुझे बस किसका रेशियो लेना है, इन दोनों का। तो आ जाइए मोल रेशियो पे, क्योंकि मुझे HCl दिया हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, तो इन्हीं दोनों का रेशियो लूंगा। ले लेता हूं, HCl का रेशियो ले रहा हूं मैं किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, HCl का रेशियो ले रहा हूं मैं किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। क्लियर है यहां तक बात? इधर आइए जल्दी। HCl का रेशियो ले रहा हूं मैं किसके साथ सर, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। देखिए कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। और रेशियो क्या है ये तो आप यहीं बता सकते हो। रेशियो कितना है, HCl कितने बार दिया है, 2 बार, मतलब जो रेशियो है 2:1 का रेशियो है क्या नहीं, क्या है 2:1, मतलब 2 मोल ऑफ HCl को खत्म करने के लिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लगता है। कितना लगता है सर, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बात को समझिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 मोल ऑफ HCl को अगर पूरा कंज्यूम करना है तो कितना CO3 लगेगा, 1 मोल लगेगा। कितना लगेगा, 1 मोल। अच्छा सर क्या इसको मैं वेट में बदल सकता हूं, बदल सकता हूं सर, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास होता है क्या नहीं। तो जरा HCl का मॉलिक्यूलर मास बताओ मेरे को। उन्होंने कहा सर बता देंगे ना, HCl का मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना। हाइड्रोजन होता है 1, क्लोरीन होता है 35.5, तो ये हो गया 36.5, मतलब ये 1 मोल का मास कितना होता है 36.5। यहां कितने मोल लिखे, 2 मोल, तो इनटू क्या कर दो 2, विच इज इक्वल टू 73 ग्राम, मतलब 73 ग्राम ऑफ
HCl को। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बारी। अब किसकी बारी सर? कैल्शियम कार्बोनेट। कोई बताएगा कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? देखो, कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 3। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आएगा सर 100 ग्राम। कितना आएगा? 100 ग्राम। मतलब यहां पर हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ CaCO3। मतलब बात को समझिए, बात की गंभीरता को समझिए। 73 ग्राम ऑफ HCl को अगर खत्म होना है तो कितने ग्राम कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए? 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पूरा 73 ग्राम ऑफ HCl को निपटा देता है, निगल जाता है पूरा, कोई नहीं बचता है। लेकिन क्या आपको 73 ग्राम में निकालना है? नहीं सर। तो अच्छा 1 ग्राम में निकालना है? मैंने कहा नहीं, लेकिन सर 1 ग्राम का निकालना पड़ेगा, जिसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान दिखता है, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर पाते हैं आसानी से। मैंने कहा कर लो भाई, ये लो 1 ग्राम का आ गया है। अब थोड़ा मैं इसको उड़ा देता हूं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है यहां पे, है ना। अब आता हूं मैं अपने पे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सर। अब आपको कितने में निकालना था याद करो जरा। आपको निकालना था कितने में? ये लिखा हुआ है, आपको निकालना है 0.684 ग्राम ऑफ HCl में निकालना है। कितने में निकालना है सर आपको? 0.684 ग्राम ऑफ HCl में। तो इंटू कर दीजिए सर, 100 डिवाइडेड बाय 73 इंटू कितना हो जाएगा? 0.684 ग्राम ऑफ CaCO3। जैसे ही आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपको कितना आंसर मिल रहा है? जल्दी फटाक से मेरे को बताइए, जल्दी करिए। मेरे को क्या भाई, आप लोग को करके आना है, मेरे को नहीं करना है। मैं तो पेन चेंज करता हूं बस बढ़िया लिखने के लिए। तो ये जब आएगा तो 0.938 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये रहा आपका फाइनल आंसर कि जब आपके पास क्लोरीन कितना, HCl कितना अवेलेबल है? 0.684 ग्राम। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको पूरा कंज्यूम करने के लिए आपको कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा? 0.938 ग्राम। 0.938 ग्राम लगेगा। क्लियर है? तो वो है आपका फाइनल आंसर कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा। देखिए लिखा हुआ है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, दैट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द मास? 0.938 ग्राम। कितना इजी था। बस क्वेश्चन को घुमाया क्या था, उसने सीधा नहीं बोला था कि मैं HCl इतना दे रहा हूं, उसने कंसंट्रेशन दे दिया था। तो हम भी तेज आदमी हैं, हमने सारे कंसंट्रेशन लाइन टू लाइन पढ़े, धड़ 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 पूरे करते हुए, एक को भी नहीं छोड़ा हमने। तो हम पढ़ के आए थे मोलैरिटी बहुत तेजी में, मोलैरिटी के तो अपन दीवाने हैं। तो वही मोलैरिटी की मदद से अपन ने ये कर लिया, और मोलैरिटी की मदद से ये हो गया, तो फिर अपन ने फट से निकाल दिया। कितना इजी क्वेश्चन था। बस क्या होता है सर, क्वेश्चन इतना बड़ा लिख देता है, उसी में आधे डल जाते हैं। भाई दम तो बनाओ, क्वेश्चन चालू तो करो। ऐसा कुछ नहीं है जो चैप्टर में अपन ने नहीं पढ़ा हो। अपन ने इतना डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है कि कुछ नहीं छोड़ा है। जब कुछ छोड़ा ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन क्या ऊपर से थोड़ी आ जाएगा, क्वेश्चन अंदर से ही आएगा ना। और जब क्वेश्चन अंदर से आएगा तो अपन देख लेंगे उसको, ठीक है। तो प्लीज वेट मत करिए, लास्ट क्वेश्चन खत्म करना है, इसको नोट डाउन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन निपटाते हैं। जल्दी आइए। चलिए, तो आपका हो गया ये नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो फटाफट आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, और फाइनली खत्म करते हैं आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आ जाइए, फाइनली आ गए यहां पर लास्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन आप करो यार, ट्राई तो करो एक, है ना। सब लोग ट्राई करो, कोशिश भी ये करो कि सबके सब जितने लोग कर रहे हैं ना, मुझसे पहले से आंसर्स को निकाल लें, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है लिटरली। इसमें भी वो ये स्टेशियोमेट्री लगाएंगे और काम हो जाएगा। क्या बोल रहा है? क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, ठीक है। मैंगनीज जो है, मैंगनीज ऑक्साइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैंगनीज ऑक्साइड विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन दे दिए तो रिएक्शन पहले लिख लो, क्योंकि सर अगर क्वेश्चन अपने स्टेशियोमेट्री का है तो रिएक्शन की जरूरत तो पड़ने वाली है, पक्की बात है। पढ़ो आप लोग, आगे पढ़ो, और अगर समझ में आ गया हो तो सॉल्व करो फटाफट। ठीक है,
अब वो बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट, HCl कितना रिएक्ट करेगा विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। देखो फिर से क्वेश्चन सेम है पुराना वाला, पुराने वाले में बस क्या किया था, कंसंट्रेशन दे दिया था। तो कंसंट्रेशन से पहले मैंने HCl को निकाला था, इसमें ऑलरेडी दे दिया कि मैंगनीज ऑक्साइड कितना है सर 5 ग्राम। अब इस 5 ग्राम से कितना HCl रिएक्ट करेगा वो बता दीजिए, फाइनल खत्म। पॉइंट समझ रहे हैं क्या बोला उसने कि इस MnO2 कितना दे दिया है आपको, 5 ग्राम MnO2 से कितना HCl रिएक्ट करेगा ये बताइए और जाइए आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने कहा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, दे दिया क्या नहीं। और मैंने कहा फिर मुझे प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं, निकालने वाला देखिए निकालना इसको है, दिया ये है, तो मैं तो इन्हीं दोनों से बात करूंगा। मैंने उस दिन भी आपको यही समझाया था, जो निकाला जाता है और जिससे निकाला जाता है उन्हीं का रेशियो लिया जाता है। तो मैंने कहा बस बात खत्म, आ जाइए रेशियो फॉर्म में लिखिए। ये कितने मोल दिए हैं, 4 मोल। ये कितने मोल दिए हैं, 1 मोल, बस। तो अब रेशियो ले लीजिए, क्या मोल रेशियो ले ले। चलो आ जाओ, किस किस का मोल रेशियो लेना है सर, MnO2 का लेना है और HCl का लेना है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखा करो, यहां जैसे आप लोग रिएक्शन में देखो तो 4:1 दिख रहा है, मैंने यहां पर MnO2 को पहले लिख लिया, इसको बाद में, तो आप यहां पर 4:1 मत लिख देना। Mn का कितना था 1 और अपना HCl का कितना था 4, तो रेशियो कितना हो गया 1:4। कहोगे सर इतने भी पागल नहीं है हम लोग, आप तो ज्यादा ही मान रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, बस बता रहा हूं कि कहीं गलती ना हो। तो रेशियो कितना आ गया 1:4, मतलब 1 मोल ऑफ MnO2 को कितने मोल लगते हैं HCl के, 4 मोल HCl के लगते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि अगर 1 मोल ऑफ MnO2 को कंज्यूम होना है तो उसको HCl कितना लगेगा, 4 मोल HCl लगेगा। कितना लगेगा, 4 मोल। हमने कहा ठीक है। तो सर क्या मैं इनको मास में बदल सकता हूं, हाँ बिल्कुल बदल सकते हो सर मास में। बस ये आप जानिए कि जो 1 मोल होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो हमने कहा ठीक है, तो आ जाइए MnO2 का मास निकाल लेते हैं। MnO2 के लिए मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका क्या, मॉलिक्यूलर मास। Mn का कितना होता है, कोई बताएगा, अब मजा आएगा। मैंने कहा था 1 से 30 तक याद करने को, कहा था कि नहीं कहा था। चलिए तो Mn का जल्दी लिख के बताइए मुझे कमेंट में, Mn का मास क्या होता है, मैग्नीज का एटॉमिक मास, मैग्नीज का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जल्दी कमेंट सेक्शन में फटाफट। चलिए तो मैं बताता हूं, Mn का होता है 55, ऑक्सीजन कितना है भैया 16 2 32, कितना आ गया 87, मतलब 1 मोल ऑफ MnO2 का मास जो होगा वो होगा 87 ग्राम ऑफ MnO2। चलिए HCl का तो सबको पता है, अभी पिछले में निकाला था 35.5 1 36.5, लेकिन सर 4 मोल का चाहिए। आप जो बता रहे हो ये तो 1 मोल का बता रहे हो आप। आपने जो हमें अभी बताया कि 36.5 वो तो आपने 1 मोल का बताया, हमें कितने का चाहिए 4 का, तो इंटू 4 कर दो बस। करो सर, 4 5 20, 2 ऊपर, 4 6 24 26, 2 ऊपर, 4 3 12 14, मतलब आ रहा है 146, मतलब 87 ग्राम ऑफ MnO2 को 146 ग्राम ऑफ HCl लगता है। क्या बोला, 87 ग्राम ऑफ MnO2 को अगर पूरा रिएक्ट करना है और यहां पर क्लोरीन गैस बनानी है तो उसको कितना HCl लगेगा, 146 ग्राम लगेगा। तो सर 1 ग्राम को कितना लगेगा, 1 ग्राम ऑफ MnO2 को कितना लगेगा, तो मैंने कहा भैया 146 डिवाइडेड बाय 87 कर दो, इतना लगेगा। ठीक है सर, तो क्या 1 ग्राम का निकालना था, नहीं सर हमें तो निकालना था 5 ग्राम का। तो मैंने कहा 5 ग्राम का निकाल लो ना, क्यों इतना रुक रहे हो। तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 को कितना लगेगा भैया, बहुत इजी है, 146 डिवाइडेड बाय 87 इंटू 5, यही होगा क्या, ग्राम ऑफ HCl। मुझे जरा निकाल के बताना कितना आया है, जल्दी निकाल लिया होगा अभी तक तो कि नहीं। कहोगे सर आप तो रॉकेट पे ही बैठ के तैयार रहते हो कि निकाल लिया होगा, थोड़ा समय तो दो। मैंने कहा निकाल लो, जल्दी निकाल लो। जैसे ही आप ये निकालोगे तो ये आएगा 8.4 ग्राम ऑफ HCl। यही आपका आंसर है कि मतलब अगर आपका MnO2 5 ग्राम है तो HCl कितना चाहिए, 8.4 ग्राम।
अगर 8.4 ग्राम HCl है और 5 ग्राम आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड है तो दोनों कंप्लीटली पूरा रिएक्ट कर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मतलब 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट करने के लिए कितना HCl लगेगा? 8.4 ग्राम। कितना लगने वाला है सर? 8.4 ग्राम। तो ये था आपका फाइनली लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने खत्म करवा दिया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी। चलिए, तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 भी हो चुका है खत्म। तो आपके सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए हैं कंप्लीट। बढ़िया, खुश। तो आज जो मैंने आपको पार्ट 3 बताया, पार्ट 3 में पूरे क्वेश्चंस को मैंने खत्म कर दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो आप लोग कर रहे होंगे, और वो भी पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन करवाया है मैंने, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। बस वो एक छोड़ दिया था, डेफिनेशन ऑफ मोलार मास, सॉरी डेफिनेशन ऑफ मास था शायद, तो उस बात पे गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, वो ऐसे ही क्वेश्चन था। बाकी हर एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व करवाया है। तो प्लीज लगे रहिए बस, और हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और ये भी मानता हूं मैं कि सब लोगों को पूरा पार्ट 1 पूरा पार्ट 2 क्लियर हो गया होगा। आज जब आप पार्ट 3 देखेंगे तो ये भी पूरा क्लियर होने वाला है। तो समझ में आ रहा है? बस अब कुछ इसके बाद देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद आपका चैप्टर अपन चालू करेंगे सेकंड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। आप अगर YouTube पे तो सारे वीडियोस देख ही रहे, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स की, वहां पे भी जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां से भी बिल्कुल आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल्स हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। उन पे कई सारे कोर्सेस अवेलेबल करवाए हुए हैं मैग्नेट ब्रेन्स ने। जैसे कि इंग्लिश मीडियम पे बात करते हैं तो CBSE जो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, क्लास 11 की CBSE जो आप मुझसे रोज मिलते ही हैं। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। उसके बाद हिंदी मीडियम की जब बात करते हैं तो हिंदी मीडियम भी है हमारे पास, CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। तो ये सारे कोर्सेज भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो बस बढ़िया लगे रहिए सर और पढ़ते रहिए। तो ऑलमोस्ट चैप्टर हो चुका है एंड, अब बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पास इसको वाइंड अप कर देंगे और चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो मिलते हैं अगले सेशन में, वो भी धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।